एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें बहुत सारी हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने यह तय किया है, उनके सांसदों ने यह तय किया है कि सारा झटका एक बार में क्यों देना, धीरे धीरे दिल तोड़ते चलो ममता बनर्जी का। ऐसा ही लग रहा है सर। दर्द भी किश्तों में दर्द बांटा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। वजह आपको बताऊंगा उसकी। और आज आपको एक पुरानी तस्वीर हम दिखाएंगे, क्योंकि उसी तस्वीर में साहब इस जो कुछ हो रहा है इन दिनों उसका सारा का सारा राज उसके अंदर छिपा हुआ है। आपको मालूम है कि अभी जब ये बंगाल का इलेक्शन चल रहा था तो उस वक्त पार्लियामेंट में सरकार बिल लेकर के आई थी, महिला आरक्षण बिल, जिसमें डिलिमिटेशन बिल भी था। और उस वक्त वो बिल गिर गया था। और उस वक्त स्कोर बोर्ड कैसा दिखता था उसकी विजुअल होगा, वो तस्वीर एक बार स्क्रीन पर दे दीजिएगा आप। उस वक्त जितने नंबरों से वो बिल हारा, वहीं पर ये सारी कहानी छिपी हुई है। क्योंकि मोदी सरकार को उस वक्त 298 वोट मिले थे और चाहिए थे कितने? 360। मोदी सरकार अब वही महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल संसद में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इसे इस बार वन नेशन वन इलेक्शन के साथ भी जोड़ करके पेश किया जा सकता है। ये तीनों बड़े काम होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक समझिए मत आप। इन बड़े संवैधानिक कदम से पहले राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी, सहमति नहीं बनी। अब सहमति नहीं बनी तो फिर बहुमत बनाने की कोशिश की जा रही है और ये सारे इस्तीफे उसी कड़ी में हो रहे हैं। 2/3 बहुमत लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और अब तो खबर यहां तक है कि अगर ये नंबर पहले आ गए सरकार के पास तो फिर मानसून सत्र का भी शायद सरकार इंतजार ना करे, एक स्पेशल सेशन बुला करके भी ये काम किया जा सकता है। ऐसी बातें भी हो रही हैं। इससे पहले लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव आया था तो 529 सदस्य उस वक्त थे अंदर। 298 ने इसका समर्थन किया था, 230 ने इसका विरोध किया था। उस वक्त भी बीजेपी को, एनडीए को, उनके पास जितने घोषित सदस्य हैं उससे 5 ज्यादा ही वोट मिले थे बिल को पारित कराने के लिए। उस वक्त हाउस में जो स्ट्रेंथ थी उसके हिसाब से 352 वोटों की जरूरत पड़ती है। सरकार अब ये नंबर कहां से आएंगे इस पर काम कर रही है। इसी कड़ी में टीएमसी के ये लोकसभा के 19 बागी सांसद, अब इनको स्पीकर कब बुलाते हैं ये देखना होगा। डीएमके के 22 सांसद जो कंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, इन्हीं दोनों को आप जोड़ लीजिए 339 तक तो ये आंकड़ा जो है अपने आप पहुंच ही जाता है। तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि ये सब कुछ जो होता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वजह वही है अप्रैल में जो वो बिल पेश हुआ था उसके बीच में। अब आज की खबर की बात करते हैं। एक इस्तीफा और हो गया। अगली खबर पर आ जाइए। आज टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया। इनका नाम है प्रकाश चिक बराइक। प्रकाश चिक बराइक साहब कह रहे हैं कि जो मैंडेट बंगाल में आया उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से अब तृणमूल कांग्रेस के 19 लोकसभा सांसद घोषित तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग अलग गुट बनाकर एनडीए के साथ जा रहे हैं। और राज्यसभा के 13 में से उनके 3 सांसदों के इस्तीफे हो चुके हैं। चौथे सांसद का नाम लगातार चल रहा है कि वो इस्तीफा उनका बस होने ही वाला है, किसी भी दिन हो सकता है। तो 13 में से 3, 4, 5 ये नंबर कहीं भी जा सकता है। और अब तृणमूल कांग्रेस के लिए 5-6 तो आप बोल ही रहे, आप भी कह रहे थे 5-6 तक तो ये मामला जाएगा ही। अब तीसरा इस्तीफा आज हो गया। अब प्रकाश सिंह बराइक साहब की बात सुन लेते हैं जरा, इन्होंने इस्तीफा देते हुए क्या कहा। इनकी नाराजगी किससे थी? ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से, या फिर बंगाल की जनता का डर है? प्रकाश सिंह बराइक का टिकटैक का एक उनसे हमारे सहयोगी ने बात की, वो चला दीजिए। क्या कारण रहा सर कि टीएमसी से एक के बाद एक आप तीसरे राज्यसभा सांसद है सर? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम करूंगा। क्या नाराजगी थी ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी पर्सनल से किसी नहीं ऐसा कुछ। सर क्या बंगाल में बीजेपी के आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। मैं 2023 से था। डेवलपमेंट के लिए राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, जो भी हो रहा है। सर अभी आप निशिकांत दुबे जी के घर में हैं, बीजेपी से आपकी क्या बात, क्या आप आने वाले समय में बीजेपी के साथ ज्वाइन बीजेपी, क्योंकि आपने तो राज्य समय का इंतजार कीजिए।
अब आगे क्या करेंगे ये कोई नहीं बता रहा, लेकिन इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब ही साफ है कि भाई बीजेपी से बात होने के बाद, और अब तो निशिकांत दुबे का भी नाम उन्होंने लिया कि कहां पर बैठे हुए थे, बात हुई थी। तो सर ये मामला तो सारा वही है ना, बीजेपी को अचानक तो नहीं लगा रातों रात कि भाई अच्छा चलो ऐसा करते हैं, चलो बहुमत प्राप्त कर लें, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। वजह है कि क्या होने वाला है मानसून सत्र में, सरकार की तैयारी किस तरह से। अब जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल वैसा ही चला जाए, पॉलिटिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वो एक्सरसाइज वही है और उसी रास्ते पर पार्टी चल रही है और बातचीत चल रही है। और जो जिक्र कल एक मैंने आपको किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक बड़े ऑफिसर ने जो मुझे बताया था कि भाई चुनावों के दौरान भी 40 विधायकों के साथ बीजेपी टच में थी बंगाल इलेक्शन में, विधानसभा में, कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो भी वो उनके साथ मिलकर सरकार बनाती। क्योंकि एक जो लाइन शायद आपको याद हो, मैं पहले भी कहा कि पार्टी के हाई कमान का केवल एक लाइन का निर्देश था कि चुनाव जीतना है पश्चिम बंगाल का। वो सब ये दिख रहा है उसका, और उसका क्या जरूरत है क्या नहीं है वो सारी बातें भी। जी, वो इस तस्वीर की मैं बात कर रहा था लोकसभा में, जिस दिन वो महिला आरक्षण विधेयक और डिलिमिटेशन बिल तो फिर पेश ही नहीं किया गया था, वो जब गिरा था तो उस दिन के जो नंबर जो पूरे नहीं हो पाए वो पूरे करने की कवायद त्रिपाठी जी सारी दिखाई दे रही है इस वक्त। नहीं, देखिए इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी तो अपने लक्ष्यों को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रखती है। वो जिसको कहते हैं ना, वो पीछे नहीं जाती, बैक ट्रैक नहीं होती है। लेकिन एक चीज और देश को समझना चाहिए कि बड़े हल्के हल्के लोग लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर और मनोनीत करके भेजे जाते हैं। इनकी क्या हैसियत है, कैसे लोग हैं, न कोई विचार है, न कोई जिसको कहते हैं किसी भी जमीन पर ये खड़े नहीं है। थाली के बैगन हैं, आज इधर लुढ़के कल उधर लुढ़के, और ये लोग बात करेंगे कि समाज में क्या हो रहा है या सोसाइटी में कौन क्या कर रहा है। ये सिर्फ अपने पक्ष की बात करेंगे। आज इनको यहां सत्ता मिली, आज यहां लुढ़क गए, कल वहां सत्ता मिली। और जो ये गंदी अच्छी बातें बोलते हैं उसका भी कितना भरोसा है, ये भी देश के लोगों को जरा समझना चाहिए। ये लोग जो अलग अलग समय पर बोलते हैं, जैसे टीएमसी में थे तो क्या क्या बोलते थे, ईश्वर पर क्या बोलते थे, भगवान पर क्या बोलते थे, राम पर क्या बोलते थे, जो लाएंगे, जो कि बड़ी लंबी सूची है, मोदी जी पर क्या बोलते थे, भाजपा पर क्या बोलते, तो ये सब समझना बड़ा जरूरी। लेकिन मूल बात क्या है, भाजपा अपने एजेंडे के लिए किसी हद तक जाएगी, और वो एजेंडा 272 तो चाहिए ही चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए। मुझे लगता है कि अब इसमें कोई संदेह नहीं, ये जो सूची टहल रही है, वो भले ही बार बार कहें कि अच्छा 20 होती तो क्यों नहीं हो जाता, अब तक जारी हो गई होती। अब तक जो होता रहा वो तरीका यही रहा है, जिसको कहते हैं ना कि धीरे धीरे वाटर टेस्टिंग चलती रहती है। मान लो बाद में 2 लोग और आ जाएं तो उनको भी शामिल कर लेंगे। तो अभी ये इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन नंबर्स पूरे हैं, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता है कि ये सब लोग जो ऐसे ही थाली के बैंगन हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार। और अभी आप देखिए ना कि उस रोज भी जिस दिन बिल डिफीट हुआ था, 298 वोट तो मिले थे एनडीए को, अपने उनके 293, उससे ज्यादा 5 मिले थे ज्यादा। बड़ा रोचक होगा, कल तक जो लोग सायोनी घोष के लिए कस्में खा रहे थे, महान नेता बता रहे थे, युवा, क्या लेडी है, क्या अद्भुत उसके अंदर क्षमता है, अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे जरा वो भी ध्यान दीजिएगा। अब वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे जब वो बहुत सारे लोग, हो जाने दीजिए नाम, वैसे खबरें तो सारी हैं। मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूं, मैं तो सारे की बात कर रहा हूं। एक भी इसमें से ऐसा है क्या जिसके ऊपर ये चर्चा न की? एक नाम की मैं चलो आपको और अपडेट कर देता हूं, क्योंकि नाम इनका भी खूब चल रहा था। एक तरफ जैसे टीएमसी के राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, वहां 19-20 लोगों की सूची टहल रही है, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा के नाम होने की बात भी की जा रही थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने बागियों के गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये खबर हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हर जगह जो लिस्ट है उसमें अब ऑफिशियल कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन सब जगह हर आदमी के पास एक लिस्ट है टीएमसी के बागी सांसदों की। तो इनका नाम चल रहा था, लेकिन बोले वो भले ही कुछ ना हो, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि उसमें शत्रु जी का जो है नाम फिलहाल शायद नहीं है, वो ममता जी के साथ। कल ही मैंने इस बात का जिक्र किया था ना कि शत्रुघ्न सिन्हा नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनका जो रिश्ता रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वो पूरे आइसोलेटेड हो गए थे, जिस तरीके से वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बयान, पार्टी के खिलाफ बयान देते थे, उसके बाद ये तय था कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे नहीं। उनकी वाइफ लखनऊ से चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो हारती है, शत्रुघ्न सिन्हा खुद हार जाते हैं, उनके बेटे चुनाव हारे हुए हैं। तो तय था कि शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और ऐसी पार्टी के साथ भी नहीं जाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह का एसोसिएट हो। और यह तय था कि जो सांसद जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा इससे अलग होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुझे लगता है और भारतीय जनता पार्टी ये शीतकाल अपना
मानसून सत्र में लेकर नहीं आएगी सर, इसके लिए विशेष सत्र बुलाएंगे। जिस स्पेशल तरीके सेशन से आएगा। बिल्कुल जिस तरीके से 24 साल बाद पहला कोई बिल गिरा है, कोटा का आखिरी बिल गिरा था संविधान संशोधन बिल 2002 में, उसके बाद यह बिल गिरा है, तो प्रधानमंत्री मोदी को यह बात चुभी होगी कि उनका बिल इतना महत्वपूर्ण बिल गिरा है, जो हो चल रही है तो कल से। बिल्कुल, और वो इस पूरी विपक्ष को सबको बताएंगे कि आपने जो बिल गिराया है उसके लिए मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा और उस बिल विशेष सत्र में पास करूंगा। संसद के शीतकालीन सत्र में पास करेंगे तो रूटीन में होगा कि भाई सत्र चल रहा है उसमें क्या। शीतकालीन सत्र नहीं सर, मानसून सत्र से मानसून पहले सत्र- बात चल रही है। मानसून सत्र की कह रहा से हूं। पहले, मानसून मतलब सत्र- जुलाई के तीसरे हफ्ते में मानसून सत्र होता है, उससे पहले स्पेशल सेशन। मानसून सत्र में अगर करेंगे तो नॉर्मल है कि सत्र चल रहा था, सत्र में आप लेकर आए। विशेष सत्र बुलाएंगे, उसका असर अलग होता है कि 2 दिन का हम सत्र बुला रहे हैं, 3 दिन का और ये बिल में सरप्राइज पास भी कर रहा होता हूं। है। सरप्राइज भी होता है, और मुझे लग रहा है विशेष सत्र बुला कर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इस बिल को पास करेंगे। जो सारे इस्तीफे हो रहे हैं, जो सारी भागदौड़ हो रही है, जो सारी एनडीए की बैठकें हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी का कल का जो भाषण रहा, ये तय है कि यह बिल पास होगा। अभी आप चूंकि नवंबर की बात कर रहे हैं, 2/3 की बात कर रहे हैं, 362 है टोटल, 543 का 2/3 लोकसभा का, अगर शायद स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम है। शायद 360 शायद लोग कह रहे हैं कि 360 चाहिए। 360 चाहिए। अगर उसमें भी- मतलब पिछली बार की भी बात करें, उसमें भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के, तो वो संख्या और नीचे लास्ट ही टाइम है। 352 चाहिए थी सर। 528 लोग थे पिछली बार हाँ। हाउस में, और उसमें तब चाहिए थे 352। 352 ठीक है। अब अगर हम जो बातें कर रहे तो हैं रेफरेंस पॉइंट 352 लेके बात करते हैं। तो अगर हम ये भी बात कर रहे जानकारी दे हैं, दें, एक किस्सा और छोटा नहीं सा 1 मिनट में कर दूं, अगर ये भी बात हम कर लें कि डीएमके भी साथ आ जाए, जी। 20 सांसद भी साथ आ जाए, तो मेरे ख्याल से 340, 42, 43 साहब देखिए, कुछ हो जाए। 298 जो उस दिन मिले प्लस 22 डीएमके के, 19 टीएमसी के, ये 339 हो जाता है। 339 तो तब भी 13 13 13 ही कम है ना सर मैं कह रहा हूं मैनेज किया जा सकता सर, है। महाराष्ट्र के BJP जोड़ो ना। शिंदे साहब भी manage किया जा सकता है। अब महाराष्ट्र की क्यों नहीं सरप्राइज सरप्राइज है सर, आप अभी बोला ना सरप्राइज, अभी आते हैं सर, उस पर अभी आते हैं। हाँ, सर आपका किस्सा आ जाए, चलिए फिर अगली खबर किस्सा बताता नहीं, हूँ। खबर है ये तो, हाँ बताइए। कि जब पिछली बार सरकार का एक बहुत बड़ा बिल पास हुआ, वो था आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का। हाँ जी, अमित शाह जी ने 11 बजे पेश किया, आपको ध्यान हो 11-12 बजे सुबह, और जब उस पर वोटिंग का नंबर आया तो विपक्ष के जो सारे सांसद थे वो तैयार थे, विपक्षी पार्टी कि भाई इसके खिलाफ वोट करना। जी। जब वोटिंग होने लगी तो देखा कि वहां पर विपक्ष के 40 से 45 सांसद हैं ही नहीं हाउस में, बिल्कुल 45 सांसद हैं ही नहीं। तो तब चर्चा किसी एक दल के तो विपी नहीं थे शायद। तो चर्चा हुई कि भाई कैसे, तो सरकार ने उनको विदेश यात्रा पर देश के बारे में डेवलपमेंट की जानकारी देने के लिए भेजा हुआ था। था। तो कोई विदेश यात्राएं अंतिम थोड़ी होती है, ठीक है, मैं एक रेफरेंस के लिए ना आपको नहीं, बता रहा हूं। वो सब होगा। अब ये नंबर आप याद रखिए, अभी जो राहुल जी से बात हो रही है, देश नहीं जाते ऐसे टाइम पर 339 वो। केवल 298 जो उस दिन एनडीए को मिले थे, 22 जो डीएमके के साथ आ सकते हैं, 19 जो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे, 339। 352 रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि उस दिन बहुमत 352 चाहिए था। शॉर्ट कितने हैं साहब? 13। अब आगे की कहानी, अब ये नंबर याद रखिएगा, 13 शॉर्ट है अभी केवल बीजेपी एनडीए। ठीक, आगे की कहानी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब टीएमसी में बगावत और टूट के बीच ये बहुत चर्चा चल रही थी ना कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। कांग्रेस ने ऑफर दिया है, ममता जी वाइस प्रेसिडेंट, अभिषेक जी जनरल सेक्रेटरी बन जाएं। अब इसके बीच में इसके बाद अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई, तो ये कयास और ज्यादा तेज हो गए कि भाई अब तो कोई ना कोई बहुत फर्म बात जो है, किसी प्रपोजल पर बात हो रही है, और कांग्रेस ने अपना ऑफर जो है वो दोनों नेताओं के साथ डिस्कस कर लिया है। और ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी ने विचार सोचने के लिए 1 हफ्ते का समय भी मांगा है। अब ये भी खबर थी कि ममता बनर्जी बाशीरहाट से लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ सकती हैं, तो लोगों का वो शायद उसके लिए जो है वो सपोर्ट मांगने के लिए वो गई हुई थी। लेकिन इस पर मैं आपको एक टीएमसी के मर्जर की बात हो रही है, जाहिर है हम लोग ममता जी की बात सोचेंगे कि ममता जी को फैसला लेना है। एक बड़ा मजेदार बयान आया बंगाल से, ऋतुप्रत बैनर्जी जिनके पास पहले तक 58 थे, अब वो कह रहे हैं मेरे पास 64 विधायक हो गए। उन्होंने कहा मर्जर का फैसला कौन करेगा? 64 विधायक जिसके पास हैं वो करेगा, या जिसके पास 17 विधायक बचे हैं, वो 15 विधायक बचे हैं वो करेगा? जिसके पास 19 सांसद हैं वो फैसला करेगा लोकसभा के, या जिसके पास 7 सांसद बचे हैं वो फैसला करेगा? तो बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, सुनिए। आप लोगों का जो एमएलए का लिस्ट था 58 पे था, लेटेस्ट कितना गया? आप दावा कर रहे थे 64। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। एक और खबर जो है कि दिखा दो
इस पर क्या बोलेंगे अगर मर्जर हो गया? क्या मर्जर? हम लोग असेंबली में हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग हैं वहां भी 2/3 से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मर्जर नहीं हो रहे। तो कौन किसका मर्जर, जहां तक हमारे सवाल है और जहां तक मेरा जानकारी है तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है। तो कौन जा रहा है? मर्जर का कोई सवाल ही नहीं है। और देखिए बात तो उन्होंने कहीं भी बड़े मजेदार तरीके से, व्हाट मर्जर, कौन करेगा मर्जर? विधायक नहीं जा रहा, सांसद नहीं जा रहा, पार्षद तक तो जा नहीं रहा, तो मर्जर। ये भी मैं आपको बता दूं चलिए कि कल जयराम रमेश जी ने भी रात को एक ट्वीट कर दिया। रात को 10:15 बजे उन्होंने पोस्ट किया है कि ये जो न्यूज रिपोर्ट्स चल रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और ममता बनर्जी के बीच बातचीत को लेकर के, उन्होंने नहीं लिखा मर्जर वर्जर शब्द, लेकिन सबको पता है कि चर्चाएं तो यही थी। तो उन्होंने कहा इनएक्यूरेट हैं, ये गलत हैं। द मीटिंग वॉज वेरी कॉर्डियल एंड मेनी पर्सनल मैटर्स वर टॉक्ड अबाउट। बहुत अच्छी बैठक हुई और निजी मामले जो हैं वो डिस्कस किए गए, क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता है दोनों के बीच में, ये बात उन्होंने कही। सर इतना अच्छा रिश्ता है? नहीं, रिश्ता पुराना अच्छा तो लिखा नहीं है उसमें। नहीं, गिवन द, हाँ भाई लॉन्ग ही लिखा, आई करेक्ट माई सेल्फ। अच्छा ही बिल्कुल उन्होंने लिखा गिवन द लॉन्ग रिलेशनशिप, नॉट गिवन द लॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। और वो जो परसों पिक्चर आई थी वो आपने देखी थी, जिस तरह से गले मिलते हुए ममता बनर्जी और ये, तो कल जब शाम को ये चर्चा हो रही थी हमारे कार्यक्रम के बाद कि भाई ये मर्जर होगा, तब जो ऋतुव्रत बनर्जी साहब कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने मर्जर बोला लेकिन वो जिस टोन में बोले थे उनको व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। तो वो ये है कि भाई मर्जर कैसे होगा? आपके पास विधायक दल के 2/3 लोग नहीं है, आपके पास संसदीय दल के 2/3 लोग नहीं है, आपके पास राज्यसभा में 2/3 लोग नहीं है, तो किसका मर्जर करेंगे? तो तृणमूल कांग्रेस कैसे मर्जर के लिए जा सकती है? अब कोई कहता है कि भाई वो चुनाव आयोग के पास चले जाएंगे, पहले बता देंगे। तो चुनाव आयोग से पहले अभी आपको जानकारी क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास चिट्ठी गई है कि नहीं गई है? बिल्कुल ठीक बात है। या राज्यसभा में, लेकिन अगर ये काम करना भी है तो जल्दी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग सभी नहीं, अगर ये लोग बाकी लोग जो है चुनाव आयोग के पास पहले चले गए, सिंबल ही क्लेम कर दिया, तो ठीक है तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे। बात ये कि हम ये सोचते हैं कि जो हमें पता है वही हो रहा है। ये तो बात ठीक है, ये बात हम उतनी बात कर पाते हैं जितनी हमें पता है। जितनी हमें देखिए, पता है। हमने ये देखा था कि शिवसेना के मामले में भी ये जल्दबाजी में ये कोशिश की गई थी कि शिवसेना का सिंबल और पार्टी जो है वो दूसरा गुट ले ले। ये इसीलिए कोशिश की गई थी कि अगर आगे जो भी करना है उनको वो उसके जरिए हो। अगर तृणमूल कांग्रेस वो ममता बनर्जी के नाम पे ही रहती है तो फिर वो अब तृणमूल कांग्रेस को मर्ज करेंगे, नहीं तो भाई अगर उनका सिंबल चला जाता है तो जो बाकी कुछ बचा होगा तो मैं जो अगर होता है मर्जर। ममता बनर्जी को कि जो करना है जल्दी कीजिए कि आपका सिंबल ही क्लेम ना हो जाए, सिंबल ही ना पार्टी ना चली जाए। मर्ज की बात होगी तो वैसे भी चली जाएगी पार्टी। हाँ बिल्कुल। नहीं, अच्छा याद दिला दिया आपने, पार्टी तो जाएगी है। सांसद मसला किसका है? फंड्स। हाँ, फंड्स। अरे सांसद गए, विधायक गए, पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टीज, आप सोचिए कितनी पार्टी की, राइट, एसेट्स बोलिए, एसेट्स, टीएमसी की कितने एसेट्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, दफ्तर होंगे, पार्टी के पास करोड़ों रुपए का फंड होगा, वो सब दाव पर लगा है भाई। 450 करोड़ सांसद और विधायक तो चलो चुनाव में आते जाते रहते हैं, सर 450 करोड़ का फंड है टीएमसी को, 450 करोड़, 450 करोड़ का फंड है। हाँ 450 करोड़ तो आई थी डिटेल उसकी। अब ये है मेन बात। इसको सर ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है, उसके भीतर भी तो बहुत कुछ चीजें हो रही होती ना। क्या पता है आपको कि कौन चुनाव आयोग के पास गया है? क्या पता है आपको कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कौन सी चिट्ठी गई है? क्या पता है हमें कि राज्यसभा के सभापति के पास कौन सी चिट्ठी गई है? वो तो जब आपके सामने आएंगी तब आपको पता पड़ेगा कि कौन सी तारीख को किसने क्या लिखा। ठीक, आगे बहुत सारी पार्टियां होती है जो पहले से फिर आपको याद दिला रहा हूं। अच्छा, एक बड़ी खबर एक और इस बीच आ गई, चलिए टीएमसी से एक और बड़ी खबर है। कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं और अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। मुझ में या फिर अभिषेक में से किसी एक को चुन ले ममता। कमाल हो गया, सीनियर नेताओं का आदर नहीं करते अभिषेक बहुत घमंडी हो गए हैं। कमाल हो गया भाई, ये तो कल्याण बनर्जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं केस नहीं लड़ूंगा। और उनका ये अभी जो ये फोर्स सिग्नेचर वाला मामला चल रहा है, ये हाई कोर्ट में ये फैसला कह रहे हैं मैं केस नहीं लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत बड़े वकील हैं कल्याण बनर्जी, और ममता बनर्जी कह रहे हैं मुझमें और उनमें से किसी एक को चुन ले। घमंडी हो गए हैं वो, बहुत ज्यादा उनको व्यवहार करना ठीक नहीं आता है। ये और लोगों से जब और लोगों की बातें सुनी तो उनको याद आया ये कि ऐसा करते हैं अभिषेक बनर्जी कोर्ट में जो कुछ हुआ वहां पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोर्ट में जो है जो मतलब पुलिस है या ये कहें जिनके पास सीआईडी के पास,
उन्होंने कहा अभिषेक बनर्जी वो चिट्ठी हमें दें जिस चिट्ठी पे सिग्नेचर थे। तो कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे अभिषेक बनर्जी अपने ही खिलाफ जो है वो एविडेंस आपको दे दें, आप लेके आइए, जैसे भी लेके आना है आपको। वो तो ठीक है आप सर, रेड इनको करिए, क्या हो ये गया, वो करिए, तो केस में तो जो मैं तो होगा ये बोल रहा हूँ कल्याण बनर्जी नहीं लड़ेंगे, मैं उसी कोई पे और- आ रहा था। देखिए कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी से नेचुरली नाराज है। ये पहले भी बात आती थी, ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड जो टीएमसी में चल रहा था, ये बात आती थी कि भाई जो ओल्ड गार्ड है, कल्याण बनर्जी जैसे लोग हैं, वो नेचुरली नाराज हैं वहां पर। एक तो कल नहीं, शाम का अभी तो एयरपोर्ट का झगड़ा आपने देखा नहीं किस वो तरह से एयरपोर्ट को हुआ। कल हमने दिखाया तो और था सर। दूसरी बात, कल्याण बनर्जी, सौगत राय और वर्सेस जो न्यू गार्ड जिसको राहुल जी कह रहे हैं, ममता, वो क्या नाम है, महुआ और ये सब लोग, वो तो पहले से ही एक झगड़ा बड़ा अलग तरीके से चल ही रहा था ना उसको लेकर। ये इस खबर का जरा सा ये अगर और पता ये चल बड़ी जाए खबर है कि वैसे। ये खबर कहां से आई है, ये पोस्ट किया है या कोई और बात है, ये एक बार जो है वो और पता चल जाए। ये मतलब हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कल्याण बनर्जी ने किसी से बात की है। अच्छा, ये इंटरव्यू में बोल रहे हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मतलब बात पक्की है। फिर ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कल्याण बनर्जी खुद बोल रहे हैं। हम भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो बड़ा सीरियस हो गया भाई। कल्याण लोकसभा के सांसद बचे कितने हैं उनके पास? 28 हैं कुल, उसमें से 19, 20, 22 इधर हैं, 20 चले गए। और ये 5-6 ही लोग जो थे ये बचे थे। और अभी काकोली घोष को, जो बागी गुट के नेता हैं, उनको चीफ विप से हटा करके तो इनको चीफ विप बनाया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी के घर पे जितनी मीटिंग्स हुई, उस सब के बाद हर मीटिंग में ये पहुंचे हुए थे। और अब ये कह रहे हैं कि घमंडी है अभिषेक बनर्जी। शालिनी घोष की भी तस्वीर है, एक मिनट वो भी आपको दिखा दें। कोलकाता एयरपोर्ट पर वो अभी पहुंची हैं, क्योंकि इनके भी दिल्ली में होने की चर्चा थी और चर्चाओं में ये भी था कि शायद इनकी भी बीजेपी की सीनियर लीडरशिप में से किसी से मीटिंग हुई है। देखिए, मास्क लगा के वो आई हैं, लेकिन खबर तो पहुंची जाती है। जी समीर जी। देखिए, कल्याण बनर्जी ने जरूर ये कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से, ममता बनर्जी से नहीं है। और वो जो भी है, वो खुलकर बोलने वाले व्यक्ति रहे, वो हमेशा पार्टी के भीतर बोलते रहे, चाहे सांसदों के साथ उनका व्यवहार रहा हो या पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ वो अपने बयान सार्वजनिक देते रहे। कल्याण बनर्जी का ये बयान है, ये बताता है कि अभिषेक बनर्जी का पार्टी के अंदर अपने सांसदों के साथ, अपने सीनियर नेताओं के साथ, पार्टी के विधायकों के साथ किस तरीके से तानाशाही वाला व्यवहार था कि अभिषेक बनर्जी खड़े रहते थे और सामने सांसदों को बैठने को कुर्सी नहीं मिलती सर, थी। अब क्यों? मेरा सवाल है, अब क्यों? अब यह है कि भाई अब सत्ता चली गई ना, सत्ता बांध के रख रही मैं थी। कह रहा हूं सर, चुनाव के नतीजों के बाद सवा महीना हो गया, ये तो इतने दिनों से बागियों में तो लेकिन ये बागी नहीं बनेंगे सर, कल्याण बनर्जी बागी नहीं बनेंगे। ये ममता का साथ नहीं नहीं, छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान दिया है, कोर्ट लड़ने से मना किया है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मुझ में और अभिषेक में लेकिन किसी एक को चुनने का तो मतलब यही हुआ ना सर। कहा, अब क्या ये वो जानते कि अभिषेक को क्या पार्टी से निकालेगी ममता बनर्जी, बातचीत Exactly, करेगी? मैं भी यही कह रहा हूं। बिल्कुल। तो पार्टी के बाहर कौन जाएगा? कल्याण बनर्जी। समीर जी, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ना, कल्याण बनर्जी, इसका मतलब वो भी उसी श्रेणी में है। हाँ, नाराजगी की श्रेणी में है। इसका मतलब उनके अंदर भी वही हल्कापन है। भाई, जब ताकत हो तब तो कोई भी किसी के साथ खड़ा हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अभी शक्ति कम हो जाए तो बीजेपी को कल से फिर फांसीवादी, सांप्रदायिक, नरेंद्र मोदी को जाने क्या क्या कहना शुरू कर देंगे। हो सकता है उनको भी पार्टी जानती हो, उनका कहीं इस्तेमाल हो। लेकिन कल्याण बनर्जी तो ममता बनर्जी के साथ मतलब शुरुआती नेता है ना। नाराजगी, झगड़ा, कुछ कह देना अलग होता है। जब आप कहते हैं कि मुझ में या अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनो, ये कौन सी बात हो गई? और आपको आज तक नहीं समझ में आ रहा था कि वो आपकी आधी उम्र का लड़का रोज आपको अपमानित कर रहा था। आज आपको समझ में आने लगा कि अपमान होने लगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे लोग जो हैं, ये जो आज किसी बहाने से करेंगे नहीं हमारी तो अभिषेक से नाराजगी है, हमारी ममता से नाराजगी है। भैया, जब कोई नाराजगी, तुम इतने साल तक सत्ता का सुख लेते क्यों रहे? और ऐसे लोगों को चिन्हित करना इसलिए जरूरी है। नाराजगी ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन मैं थोड़ा इसके पीछे अब थोड़ा और डीप डाइव करना पड़ेगा। मैं कुछ तो और बात है। एक याद दिला देता हूं भाई, ये 4 दिन पहले भी बोल सकते थे, ये 10 दिन पहले भी बोल सकते थे। नहीं, एक मैं याद दिला लेकिन देता हूं। अब बोले। राघव चड्ढा जी को हटाया गया नेता पद से, उपनेता, और उसके बाद क्या हुआ? मित्तल साहब को बना दिया गया। फिर मित्तल साहब भी चले गए। मतलब संदर्भ बता रहा हूं मैं, चूंकि खबरें याद रहती हैं। विजय जी पता नहीं क्यों नहीं इसमें कह एक रहे हैं। नया कुछ है। सर, कल्याण मित्तल साहब बनर्जी सर, का परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आप बता ही रहे हैं एक सेकंड, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कीर्ति आजाद के साथ बाकी सांसदों के खिलाफ। इमीडिएट नाराजगी का जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि कल्याण बनर्जी ने कहा कि रात को 12:30 बजे जो है अभिषेक बनर्जी ने फोन किया और कहा कि एक जूनियर आदमी आयान अब उनका केस लड़ेगा। कल्याण बनर्जी और उनके बेटे पहले लड़ रहे थे, उन्होंने कहा आयान लड़ेगा। और इस बात को लेकर, क्योंकि आयान बहुत जूनियर था और उन्होंने कहा कि 45 साल से मैं इस पेशे में हूं, ये इमीडिएट नाराजगी का कारण।
कि नहीं, इनका तो फिर कि मना अभिषेक- कर दिया अभिषेक ने कि तुम मेरा केस नहीं लड़ोगे। तो फिर अभिषेक का केस अभिषेक ही लड़ेगा और कोई नहीं लड़ेगा। आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग गलत न लें। तब तो फिर बड़े वकील के पास जाएंगे ना। सर जो लोग जा रहे हैं उस पर इतनी कलकत्ता चर्चा हाई हो कोर्ट गई में तो कि नहीं उन्होंने लड़ेंगे ना क्या सर। क्या कलकत्ता किया, हाई कोर्ट में किस्तों तो में अभिषेक नहीं गए, जाएंगे दर्द को बेनजीर। किस्तों में बांटा। जो लोग ले रहे हैं उन पर भी तो पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं, और वो तो देखभाल कर रहे हैं कि जो लोग एक दिन नहीं रहे सरकार के साथ वो आपके कितने सगे होंगे, कितना काम आएंगे। लेकिन उनको भी पता है कि आज जरूरत है, जब काम आएंगे कमाएंगे, नहीं आएंगे तो तब देखी जाएगी। नहीं, उनको सर इसमें सगा नहीं चाहिए। हाँ, इसमें सगा- तो उनको अपना काम हाँ, करना अरे है। चलिए, कह रहा हूं कि जब ये तक बड़ी काम खबर आएगा, आ गई, तब तक लेकिन काम कल्याण आएगा। बनर्जी अगर इस तरीके से ओपनली नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो इसके बाद फिर ममता, या तो ये उसके बाद अपना स्टैंड बदलेंगे या ममता बनर्जी को कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये बात ऐसे तो गायब नहीं हो जाएगी, इनकी इंटरव्यू में कही हुई बात है। लौटते हैं इस खबर पर, और हाँ नंबर, एक निवेदन मैं कर दूं नंबर आपको। सर 339 चाहिए कितने? 13 लोग। 13 और 13 कहां से आएंगे? और एक इसके बाद निवेदन मैं कर दूं, हाँ आप सर। पॉलिटिक्स में इतना स्ट्रांगली मत रिएक्ट किया कीजिए। अच्छा ठीक है सर, गलती मान लेता हूं सर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हो गया है, और खबर अब ये आई कल्याण बनर्जी जो सीनियर नेता हैं और लोकसभा में उनको अभी अपॉइंट किया था चीफ विप, हालांकि वो भी विवाद में है, वो भी नाराज हैं और वो अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से इनकार कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ममता जी मुझ में से या अभिषेक में से किसी एक को चुन लें, क्योंकि वो सीनियर नेताओं का आदर करना नहीं जानते, बहुत घमंडी हो गए। ये बातें मीडिया से बात करते हुए कही हैं कल्याण बनर्जी ने। मतलब एक और बहुत वरिष्ठ नेता जो अभी तक खुलकर कह रहा है कि मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उनके बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, बागियों को कोस रहा है, वो व्यक्ति भी खुल के अपनी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से अगर बता रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर बाकी लोग जो गए हैं उनके पास कोई वजह तो रही होगी। इनके जैसा आदमी भी बोल रहा है। तो अब मैं आपको एक जो बागी गुट में एक नाम है जिनका, और वो इंटरव्यूज में सब सामने आ चुका है, शताब्दी रॉय। ये भी ममता जी की पुरानी साथी हैं और बागी सांसदों के गुट में इनको डिप्टी लीडर भी बनाया गया है। और इन्होंने भी एक बात कही, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, पहले तो ममता बनर्जी को सब कुछ अभिषेक बनर्जी पर छोड़ना नहीं चाहिए था, मिल के पार्टी चलाते, दोनों लोग फैसले लेते तो भी ठीक था। सब कुछ ममता जी ने अभिषेक पर छोड़ दिया और अभिषेक ने सब कुछ आईपैक के ऊपर छोड़ दिया, जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। और आजा चलें, इससे पहले कल्याण बनर्जी का बयान ही आ गया, सुनिए कल्याण बनर्जी को। सीआईडी वाला मामला है, वो मामला पहले हम फाइल किया था, मैंने फाइल किया था, उन्होंने फ्राइडे वेकेशन बेंच था, हम होल डे वेट किया है, मैटर नहीं हुआ। तो उसका बाद हम मेंशन किया था, जज साहब ने बोला वेडनेसडे में मैटर होगा। तो ट्यूसडे में आप जानते हैं ये सर्च हुआ था उनका घर में कैमक स्ट्रीट में, और दीदी का ऑफिस में भी। हम दिल्ली से आके उधर भी चला गया था, सर्च का टाइम हम उधर थे। उसका बाद कल सुबह जस्टिस, उसमें प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल कोई, इसको हम लोग बार बार रुक जा रहा है बयान, दोबारा से इसको सुनाएंगे। लेकिन बात वही है जो राहुल जी आपको बता रहे थे, क्योंकि वही वो कोर्ट की केस 12:30 बजे फोन करके जब आप इतने सीनियर को कहें, अपनी पार्टी के सीनियर भी और सीनियर वकील को भी, कि तुमसे नहीं लड़ना है, लड़वाना है केस, मुझे किसी और से लड़वाना है, और वो भी जूनियर। कोशिश करते हैं दोबारा। जज साहब ने हमको बोला जो मैटर आज सुनेगा। उसका बाद 12-12:30 बजे एक लॉयर आया, उन्होंने बोला जो सर्च लेके अलग मामला रिट पिटीशन फाइल कर दिया है, कोई सीनियर लॉयर कर रहे हैं। तो हम बोला जो अब जब फाइल किया हमारे साथ बात नहीं क्यों नहीं किया, ये सर्च इलीगल है ये बोल के तो हम तो जज साहब का पास मेंशन किया है, नहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया इसलिए इसको फाइल किया। हाँ ठीक है, ये मैटर जो करना चाहता है करो भाई, एक जगह से करो, हमारा कोई इतना ये विश नहीं है ये करने के लिए, लेकिन एक जगह से करो, हमको छोड़ दो, तुम लोग एक जगह से करो, और हमको डस्टबिन मत समझो, जो है हमको 1-1.5 घंटा में बोल दो भाई, हम उसका बाद देखेंगे। अरे भाई आप बोलने दीजिए ना, हम तो खत्म नहीं किया। उसका बाद होल डे कुछ नहीं बोला,
हम रात में प्रिपेयर किया मैटर। आज सुबह मेरा लड़का बोला जो कल रात 12:30 बजे बोला था जो उसको जरूरत नहीं है, ON भट्टाचार्य करेंगे, मच जूनियर टू मी। तो हम लोग छोड़ दिया, हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे ही। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया, हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के? बोलिए तो कोई है? कब से हम कर रहे हैं, हमें इधर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए। लेकिन इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। दादा बोलो एक सवाल। हाँ, जितने लोग पार्टी से अलग हुए 19-20 लोग, सबने अभिषेक को ही एरोगेंट बताया, उनका तरीका ठीक। देखिए उन्होंने क्या बोला नहीं बोला हम नहीं जानते हैं। उन्होंने आज बोल रहा है 2022 में मैं बोला था, व्हेन पार्टी वाज इन द पावर, उस टाइम मेरा खिलाफ कितना क्या क्या नहीं हुआ, हम बच के रहे थे 2022 में, यही ऊपर वाला का आशीर्वाद है। उन्होंने आज बोल रहे हैं, हम तो 2022 में बोला, हम जब 2022 में बोला एक आदमी मेरा पास खड़ा नहीं थे। दादा एक सवाल है, एक सेकंड दादा, ऐसी परिस्थिति में जो चंद ही लोग ममता बनर्जी के पास खड़े, उसमें से आप एक है, वो चाहे दिल्ली में उनके पास खड़ा रहना हो, उनके घर पे जब रेड हो तब भी आप लगातार उनके पास खड़े हैं, और आप ही को पार्टी में ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। आगे क्या पार्टी में रहेंगे आप, या कुछ डिसीजन लिया है? पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है, अभी उदयन गुह का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। तो ये फाइनल डिसीजन है दादा आपका कि अगर अभिषेक बनर्जी पार्टी में रहे तो आप नहीं रहेंगे? हाँ, पार्टी में उनको लेके चलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। रिबेल ग्रुप से भी कोई बात आपकी हो रही है? अरे छोड़िए ना, नहीं आई डोंट नो अबाउट दैट, आई कांट से एनीथिंग। तकलीफ बहुत ज्यादा है भाई, बहुत दर्द में कल्याण सही बनर्जी कह रहे हैं कि उन्होंने 2022 में भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ साफ साफ बोला था, ये जो उसका डायमंड हार्बर का जो मॉडल है ये बिल्कुल खराब है, और बाकी सब चीजों पे उनकी जो एरोगेंस है, उनकी सब बाकी चीजें, उन पे सब पे इन्होंने बात। अच्छा मैटर समझ लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मैं उनका केस लड़ रहा हूं, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके मुझे पता चलता है कि केस तो किसी और ने फाइल कर दिया, आपकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे डस्टबिन मत समझो, किसी एक से कराओ, चाहे उससे कराओ चाहे मुझसे कराओ, लेकिन एक से कराओ, मुझे डस्टबिन मत बनाओ। फिर गए, इन्होंने कहा मैं रात में भर तैयारी करता रहा अगले दिन कोर्ट में अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने की। सुबह उठा तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, वो भी लॉयर है, कि पापा वो तो फोन आया था रात को और वो कह रहे हैं कि वो तो कोई और करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कह रहे हैं मैंने डेरेक ओब्रायन को फोन करके बोल दिया कि ममता दीदी को बोल दो अभिषेक को या मुझ में से किसी एक को चुन ले, वो बहुत एरोगेंट हो गया है, उसका एरोगेंस की तरीके से बात करने की आदत गई नहीं। उन्होंने कहा आदत में है वो, बाकी और वो बागियों पर कुछ बोले नहीं, लेकिन क्लियर कर दिया या तो मैं या अभिषेक। अब ममता जी क्या अभिषेक को त्याग देंगी कल्याण बनर्जी के लिए? तो मतलब तो एक ही है ना, जाना तो अभी कल्याण बनर्जी को ही पड़ेगा सर।
इतना तो ठीक है। तो उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था कि भाई अभिषेक बनर्जी का जब फोन आया तो उसने कहा कि हायर लेवल से ये मैसेज है। इसको भी ध्यान रखिए। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसला हुआ है लॉयर बदलने, ये उन्होंने ये कहा कि हायर लेवल बेटे ने बताया कि 12:30 बजे फोन आया। हाँ। जिसमें उनको ये बताया गया कि एक जूनियर लॉयर को दे दिया गया। नहीं, लेकिन उसने क्यों ये लाइन बोली है कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये हायर लेवल से डिसीजन हुआ है। किसी और ने बताया, किसी और के लिए बोल रहे वो एक वकील आया जिसने ये बताया किसी और कि हायर लेवल से बोला। तो लेकिन अब जो वो बात कर रहे हैं 2022 का भी जिक्र किया है उन्होंने, और अब उनका यूज टू है वो इस तरह से करने का, मतलब वो लगातार अपमानित करते रहे हैं, बदतमीजी करते हैं अभिषेक बनर्जी लोगों से, सीधे ये बोल रहे हैं। हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं और वो अब हद हो गई है। वैसे आपको महुआ जी का और इनका भी प्रकरण पता ही होगा किस तरह से हुआ था, तो वो लगातार ये होती रही है। और अब ये कहना कल्याण बनर्जी के लिए कि भाई अब वो सत्ता चली गई है, इसलिए वो भी तो याद कीजिए श्री कृष्ण शिशुपाल को 100 गालियों तक के लिए 100 अपराध के लिए माफ किया था ना, तो कभी 100 अपराध पूरे हो गए होंगे। सर जैसा वो खुद कह रहे हैं, ऐसा वो अपराध जब पता है ममता बनर्जी इतने दिक्कत में है, परेशानी में है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लोग टूट के गए उनको गद्दार कह रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो मुझ में और इनमें से किसी को चुन लीजिए, और कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी आदी हैं ऐसी बदतमीजी करने के, तो एक बार में क्या हो गया? और मतलब नहीं, इसका मतलब जम नहीं रही, नहीं जम गई ना कहानी। उन्होंने बता दिया कि भाई ममता जी को कह दिया कि अभिषेक और कल्याण बनर्जी यानी मुझ में से किसी एक को चुन लीजिए। नहीं तो इस एक, और ये कल्याण बनर्जी को पता है कि किसको चुनना है उनको। इस एक प्रकरण से इतने बिफर गए अब कि अब वो कह रहे हैं 100 गालियां हो गई थी, 100 अपराध जैसे शिशुपाल के थे। त्रिपाठी जी देखिए, कुल मिला के ये है कि मतलब रह नहीं गया, कुछ रह नहीं गया, वही है मूल मसला ये है। क्योंकि मैं तो ठीक है, उनकी ये जायज हो सकता है और आहत हैं वो, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला कि वो अपना आदत सुधार नहीं रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने लाइन बोला। अगर आदत नहीं सुधार रहा है, 22 में आपने बोला था, 22 के बाद तो 24 भी हो गया और 26 भी हो गया, न 24 में आपने रिएक्ट किया न 26 में आपने रिएक्ट किया। यानी अगर फिर से अभी सरकार बन गई होती तो आप आज फिर वही कर रहे होते जो पिछले इतने सालों से कर रहे थे। और आपका मतलब मैं बार बार कहता हूं कि अपना आपका कुछ जो स्पाइनल कॉर्ड है या नहीं है, रीढ़ की हड्डी कहीं विद्यमान है शरीर में, या सारे अंग लचीले हो गए? सवाल तो ये है ना। और जो मतलब बंगाल के साथ आप जिसको जोड़ के देखिए ना, कि इसका मतलब अपने अहंकार में, अपने घमंड में वो बंगाल बर्बाद करता जा रहा था, और आप सीनियर लीडर होने के बावजूद वो कह रहे थे कि अभी आदत सुधार लेगा, आदत सुधार लेगा। आज आपको सीधे चोट लग गई आपके प्रोफेशनल उस पे, तो आज आप कह रहे कि नहीं, आप ये कहानी मानने के लिए तैयार हैं कि ये एक चोट की वजह से आज अलग नहीं? वो विजय जी ने बताया था, वो इस वक्त अभी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि अब एक जायज वजह मिल गई पार्टी छोड़ने की ना। अब जैसे मेडिकल लाइन छोड़ना चाहते थे, मेडिकल लाइन की एक शब्द मुझे याद आया जो हर्षवर्धन जी ने जिसको कहा, उससे मुझे फिर से याद आया, ब्रॉड डेड। हॉस्पिटल ले जाते हैं ना तो कहते हैं ब्रॉड डेड, उसका मतलब था अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। कल्याण बनर्जी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कल्याण बनर्जी को जानने वाले लोग जानते हैं, कल्याण बनर्जी जितने जल्दी गुस्सा होते हैं उतने जल्दी ठंडे होने वाले नेताओं से ममता बनर्जी एक फोन करती है, वो ममता बनर्जी की सुनते हैं, ममता बनर्जी से वो अलग नहीं हो सकते। जब महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी का विवाद सार्वजनिक हुआ था बहुत बुरी तरीके से, तब भी कल्याण बनर्जी ने कहा था कि या तो पार्टी के अंदर या तो महुआ रहेगी या मैं रहूंगा। ममता बनर्जी ने एक फोन किया, वो ठंडे हो गए। उनकी नाराजगी अभिषेक से, उन्होंने बोला कि मेरी ममता से नाराजगी नहीं, मेरी अभिषेक बनर्जी से नाराजगी है। और वो मुझे लगता है कि लीगल मैटर को लेकर जिस तरीके से हुआ उसको उन्होंने कहा महुआ नहीं है ना, नहीं, लेकिन ममता बनर्जी को फोन करेगी और वो ममता बनर्जी की बात मानेंगे। आप ये नोट कर लो, कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी को छोड़कर नहीं जाएंगे। जाना होता तो बहुत लंबा समय था उनके पास जाने के लिए, इसके बाद भी वो नहीं गए। ममता बनर्जी उनको फोन करेगी, बुलाएगी, बात करेगी, वो मान जाएंगे। कल्याण बनर्जी कहीं नहीं जा रहे, वो ममता के साथ रहेंगे। परिस्थितियां भी डिक्टेट करती हैं। परिस्थिति अब ये है कि जो है ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, अब उम्मीद उनको भी नहीं दिख रही होगी, और ऐसे में जो नेता होते हैं वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं अगर उनको जाना होगा। तो ऐसा तो जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि पहली बार थोड़ा हुआ होगा कि अभिषेक बनर्जी ने इस तरह का हरकतें की होगी, पहले भी करता था, 2022 में इनकी शिकायत भी थी। तो अब क्या ऐसा हो गया कि अच्छा अभिषेक में से चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए? तो परिस्थितियां ऐसी हैं। वो हार तो मैं इतना मानने के लिए तैयार हूं कि ये ममता जी इस वक्त बहुत कमजोर हैं, तो इन्होंने इतनी हिम्मत कर ली कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मीडिया में आके बोल दो। वही कह रहा हूं ना कि कल तक तो ममता जी मुख्यमंत्री थी ना, जब ममता जी पावरफुल थी तब भी मीडिया में आके बोल देते थे। ये तो हमेशा बोलने के लिए जाने जाते हैं ना, कभी नहीं रुका ऐसे कि इन्होंने मीडिया में नहीं बोला। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बोला, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोला, बाकी पार्टी की कई नीतियों को लेके बोला, ये तो बोलते हैं। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी के इतना ममता जी फोन करेंगी इनको, इलेक्शन कमीशन मीडिया में क्या बोलेंगे, हमारा और अभिषेक का मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं है। दीदी से बात हुई, अभिषेक से नाराजगी है मेरी,
बार बार क्यों बयान देंगे भाई? ममता के साथ वो रहेंगे, आप नोट कर लो, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये टीएमसी में ही रहेंगे। अगर अभिषेक बनर्जी भी वहीं रहेगा और ये भी वैसा रहेंगे तो अपने बयान का क्या करेंगे? चलिए अच्छा, इस पर एक बात, दूसरी बात, अगर कल्याण भी जा रहे हैं, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, ये भी छोड़ते हैं, इनके जाने का बाकियों पर क्या असर पड़ेगा जो वहां अभी भी हैं, जो ऑलरेडी वहां हैं अभी? नहीं, फिर तो यही होगा कि नहीं, अभिषेक नहीं जाएंगे छोड़ के, मैं बता सकता हूं आपको। बड़ी बात कह दिया। नहीं, फिर मैं कहूंगा कि ममता जी को एक बार 4 धाम और एक बार गंगा सागर कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं। वैसे बचा तो अभी भी नहीं, लेकिन अगर कल्याण बनर्जी भी छोड़कर जाते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कल्याण बनर्जी भी छोड़कर जाते हैं, तो उनको गंगा सागर की यात्रा पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर कुछ बचा नहीं। इसका सीधा सा मतलब होगा कि पार्टी के भीतर किसी तरह की कोई संभावना नहीं दिखती है। और वैसे भी अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस, अभी देखिए उनका क्या व्यवहार क्या है पिछले कुछ समय का। एक आप लोगों को ध्यान में होगा जो वाई चैनल पर वो बैठी थी, उसके अलावा कुछ ध्यान में है क्या? उसके बाद तो दिल्ली में बार्गेन कर रही हैं कांग्रेस, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी मिल रहे हैं। आप उन खबरों को खारिज कर दीजिए मर्जर वाली, लेकिन वो क्या है कि भाई हमें बचाओ, मतलब वो त्राहिमाम जैसी ध्वनि आ रही है। तो त्राहिमाम वाली ध्वनि तो तभी आती है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, तो ममता जी के पास कुछ बचा नहीं है। ऐसे कैसे? और दूसरी बात जो नहीं समझ में आती कि ममता बनर्जी का क्या बिल्कुल ही होल्ड खत्म हो गया है? वो इसका मतलब ये होल्ड नहीं था ना, इसका मतलब ये ग्लू जो है वो पावर है, पावर की वजह से सब लोग रुके हुए थे, पावर खत्म हो गई तो वो खत्म। कार्डर बेस्ड पार्टियां जो हैं वो तो हमें पता ही है ना कि 2 ही बेसिकली हैं, एक लेफ्ट पार्टी है, एक बीजेपी है और एक बीजेपी। अब बाकी तो सारी ग्लू यही है। कांग्रेस में भी ग्लू क्या है? नहीं, लेकिन सर कांग्रेस में इस मामले में देखिए कांग्रेस को नंबर देने चाहिए। हाँ, वो नहीं इस तरह कांग्रेस आप लाख कहिए, G23 हो गया हो, G54 हो गया। सर 15 साल से वो पार्टी एक तरह से सत्ता में नहीं है। आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस से टूट के कितने लोग बीजेपी में चले गए। नहीं, लेकिन वो बहुत कम है। कांग्रेस का पूरा संगठन देखोगे तो उसका नंबर कुछ भी नहीं, वो 1% पावर जोड़ के रखती है वहां, पावर जो है कांग्रेस में ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस उसका नंबर तो देखिए, अपनी आप चाहे जो कहें एक स्ट्रेंथ है। एक्चुअली क्या है कि कैडर जो देश के हर हिस्से में है, जो टीएमसी के साथ हुआ, इसकी तुलना तो आप किसी से भी नहीं कर सकते। इनके मुकाबले तो कांग्रेस ही बहुत कमिटेड है, बहुत ज्यादा। आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना? नहीं, और इतने सालों से यूपी में सत्ता नहीं, फिर भी आप चले जाइए कहीं भी आपको 4 कांग्रेसी मिल जाएंगे। कोई भी आरजेडी हार रही है 20 साल से, भले कहेंगे कि ये होना चाहिए। मान लीजिए कितनी पुरानी पार्टी है ना, वो बहुत पुरानी पार्टी। अभी हम शिवसेना की बात कर रहे थे, अभी चलिए वो अब सस्पेंस बनाने का टाइम नहीं रहा, इतनी बड़ी खबर आ गई। खबर ये मैं आपको देना चाह रहा था कि शिवसेना के 7 सांसद टूट सकते हैं, तो बीजेपी का नंबर और बढ़ जाएगा। वो 13 की जरूरत है, अगर मान लें जो पिछले हाउस में जो वोट पड़े थे तो उसमें से 7 और घटा दीजिए तो ये मामला जो है 6 पर आ जाता है। लेकिन वहां भी बुरे से 23 में टूट गई थी ना सर पार्टी। 23 में पार्टी टूट गई और उनके पास 9 सांसद हैं आज की डेट में भी लोकसभा के, उद्धव जी के पास। अब खबर हालांकि आ रही है कि ये 7 लोग जो हैं ये छूट कर जा सकते हैं। हमारे रिपोर्टर ने ये खबर दी है मुंबई से कि इनकी मुलाकात जो है वो एकनाथ शिंदे से दिल्ली के अंदर हो चुकी है। वो तो बता रहे हैं 7 जून को मीटिंग हुई है और सारी चर्चाएं हो गई हैं। उन्होंने लिखा है, नाम उन्होंने सारे नहीं दिए, 2 मुंबई के सांसदों को छोड़ के बाकी 7 इधर आ जाएंगे। अरविंद सावंत तो नहीं जाएंगे, तय है। अरविंद सावंत तो नहीं जाएंगे, सुभाष देसाई नहीं जाएंगे। 2 जो सांसद के वो सुभाष देसाई है मुंबई से और अरविंद सावंत है मुंबई दक्षिण से, ये दोनों नहीं जाएंगे। संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से। कौन? संजय दीना पाटिल। नहीं, वो तो शिवसेना का है, वो कांग्रेस का है। वो कांग्रेस का है। अच्छा। नहीं तो मतलब 6 रह गए, 13 में से 7 कम किया, आप नंबर को जोड़ नहीं रहे। जोड़ दिया ना मैंने, तो आपने बताया तो 13 चाहिए थे और 7 कम हो गए ना। 7 कम हो गए, 6 रह गए, 6 हो गए। लेकिन अब आप ये मत कहिए कि नहीं मैं सस्पेंस बनाए रख, लोग कह रहे हैं सस्पेंस गया, सब जा ही सकते हैं। सर संजय दीना पाटिल भी उद्धव ठाकरे का है, संजय दीना पाटिल है और सुभाष देसाई है और अरविंद सावंत, ये 3 सीटें हैं 6 में से शिवसेना। सुभाष देसाई शायद नहीं जाएंगे। सुभाष देसाई नहीं जाएंगे, अरविंद सावंत नहीं जाएंगे, बाकी 7 जा सकते हैं। हाँ, 1-2 को और छोड़ दो तो मुझे लगता है 5-6 तो जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप शिवसेना उद्धव ठाकरे की क्यों बात कर रहे हो? शरद पवार के भी तो हैं। फिर सब पर ध्यान रखिए ना। कहाँ जा रहे हैं? शरद पवार के 8 है, तो शरद पवार के 8 में से 4 जा सकते हैं ना, छोड़ के 5 जा सकते हैं। कांग्रेस के भी क्या करेंगे? वो अलग गुट बनाएंगे। सर कांग्रेस के भी 1 गुट बना, फिर 2 गुट बने, फिर 3 गुट बन जाएंगे। कांग्रेस को भी आप क्यों बोल रहे हो? कांग्रेस के भी 13 है ना सांसद, कांग्रेस के भी 13 सांसद है। आप कांग्रेस के 13 सांसद पकड़िए, शरद पवार के 8 सांसद पकड़िए और उद्धव ठाकरे के 7 इतने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये इतने आ ही गए तो करेंगे क्या? नहीं, वो बीजेपी सोचती होगी आज की हालात देखते हुए कि अरे अगर बस पेड़ झंझनाना से ही सारे आम गिरने थे, तो ये तो हम 24 में ही कर लेते। 24 में ही कर लेते। सर एक आम जो गिराया बीजेपी ने, उसको देख के सारे आम टपक रहे हैं कि बढ़िया झोली में जा रहा है आम, ये अच्छे से पकेगा वहां पर, तो सारे गिर रहे हैं। दैट मींस इन लोगों को अपनी पार्टीज का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा।
यही स्थिति है ना इसका सर, मतलब पता ये है। है, इसका पॉलिटिकल सेंस ये है बेसिक, क्योंकि इन्हें पता है अगला चुनाव इंतजार जीत कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब पाएंगे। लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं है। ये जो है ना, और मैं एक बात जोड़ दूं, ये फिर अब आज की तारीख में इनकार आप किसी बात से नहीं कर सकते। कल एक राष्ट्रीय चैनल की न्यूज वेबसाइट ने यह खबर छाप दी कि सपा के भी जा रहे हैं। कोई खबर नहीं है, लेकिन आज देखिए, आज हर कोई नहीं, देखिए ये मैं कह रहा हूं कि अब सरप्राइज एलिमेंट बचा नहीं है, कोई भी जा सकता है। आम का समय है, तो जो आम का पेड़ होता है, चूंकि गांव घर में जो लोग रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा, आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो आम तोड़ने का दो तरीका है, एक तो एक ही पत्थर मार मार के एक आम तोड़िए, उसका चुनिए। दूसरा तरीका है कल्याण बढ़िया जी का ब्रेकिंग दे दीजिए। डंडा जो होता है ना, आधे हाथ का डंडा, उसको अवधि में लबेदा कहते हैं। तो कहा जाता है कि आई आम या जाई लबेदा, यानी आपका ये डंडा जाके अटक जाएगा और या फिर एक साथ पूरा आम झरझरा के गिर पड़ेगा। तो ये जो बंगाल का 2026 का विधानसभा चुनाव है, ये लबेदा गिरा है और आम झरझरा के गिर रहा है, तो इसमें और कुछ मत सोचिए, ये लग गया है निशाना। भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश 21 में कर रही थी वो नहीं कर पाई, अब पूरी तरह से आम झरझरा के गिर गया, कोई रोकने वाला नहीं। 21 में कोशिश कर रही थी, मतलब 21 में भी तो वही कोशिश थी ना, वो रह गया बंगाल वाली। बंगाल वाली वो हो जाता तो शायद 21 में। आपको ये लग रहा है कि चलिए बंगाल में जो हुआ, लेकिन जो आप सौरभ जी कह रहे हैं कि 2024 में ये आइडिया होता तो इतने दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। नहीं, लेकिन उसमें ये भी तो होता है, आम पकता भी तो है ना, सीजन में ही तो सीजन में तो। टीएमसी का असर बाकी दलों पे हो रहा है क्या? नहीं, टीएमसी का असर बाकी दलों पे नहीं, बाकी दलों पे तो पहले ही असर हो चुका है। टीएमसी की वजह से अब उनका जो रहा सहा था, वो कहते हैं ना कि कहीं आप धारा तेज है और रस्सी पकड़े, फिर लगता है नहीं ये बही जाएंगे, तो फिर कई बार आप ऐसे करते हैं ना, घर से कुछ सामान निकालते हैं, डर कई ऐसा है सामान सर कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कह दिया है सर, डर ऐसा है कि उद्धव पार्टी ने कह दिया, आदित्य ठाकरे ने ये कह दिया है अपने किसी बड़े नेताओं से कि अगर ये बिल महिला आरक्षण का बिल मानसून सत्र में आता है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी उसका समर्थन करेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी मानसून सत्र में। और आप ये कि टूटने से बचाने के लिए कि तुम एक बिल के लिए सांसद मत तोड़ो, हम समर्थन करेंगे। आदित्य ठाकरे ने कह दिया है कि हम समर्थन करेंगे अगर सरकार इसको लेकर आती है तो महिलाओं के हित में हम इसका संरक्षण करेंगे। तो अभी विरोध क्यों किया था फिर? नहीं, तो अब समझ में आ गया है ना उनको। बंगाल चुनाव नहीं हुआ था ना सर, ये तो चीटिंग है लीडरशिप की सर चीटिंग है। तब बंगाल का चुनाव नहीं हुआ था ना, बंगाल चुनाव के बाद समझ में आ गया है ना उनको। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा हम क्या बात कर क्या बात कर ये सब बता रहा हूं मैं आपको। इससे आप समझिए जितने पॉलिटिकल मैथमेटिक्स के जितने इक्वेशन वो सब फेल हो गए और सचमुच ध्वस्त हो गए। ऐसा तो कभी मतलब दिखा ही नहीं, ये तो होता ही नहीं। और इसको यूं भी समझ लीजिए कि अगर कोई विपक्षी नेता ये कहे कि ईडी सीबीआई फलाना ढमाका, तो ये वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। ना कुछ नहीं है। ये जानबूझ के मैं कह रहा हूं क्योंकि ये समझना बहुत, ये वो है ही नहीं है। जितने पॉलिटिकल इक्वेशन थे वो ध्वस्त हो गए। बड़ी खबर समीर जी दे रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे। बिल्कुल, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट उसका समर्थन करने वाला है अगर सरकार उसको लेकर। मैं जोड़ रहा हूं ताकि उनके विधायक ना टूटे, सांसद ना टूटे। नहीं, लेकिन विजय चीटिंग। अरे सपा वाला तो बता दी, सपा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें जरा सा भी कोई सच्चाई है, क्योंकि जब वो खबर कल शाम को आई तो मैंने कुछ प्रयास किया। देखी ना खबर आपने? देखी मैंने, लेकिन इसलिए चर्चा नहीं की कि वो अफवाह जैसी है। अगर कुछ उसमें कुछ भी निकलेगा, और बाकी तो ये है कि भाई सबसे मिलते रहते हैं। अगर आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि हम जो है समर्थन करेंगे, तो जो मीटिंग की थी विपक्षी दलों ने अभी में, उसका क्या फिर रह गया कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं? अरे सर, तो महिलाओं के मसले पर एक साथ है, राजनीति थोड़ी करेगा कोई। आप नहीं, महिलाओं के मसले पर कोई राजनीति थोड़ी करेगा, राजनीति नहीं हुई थी। दूसरा तरीका है कल्याण जी का ब्रेकिंग दे दीजिए। डंडा जो होता है ना, आधे हाथ का डंडा, उसको अवधि में लबेदा कहते हैं। तो कहा जाता है कि आई आम या जाई लबेदा, यानी आपका ये डंडा जाके अटक जाएगा और या फिर एक साथ पूरा आम झरझरा के गिर पड़ेगा। तो ये जो बंगाल का 2026 का विधानसभा चुनाव है, ये लबेदा गिरा है और आम झरझरा के गिर रहा है, तो इसमें और कुछ मत सोचिए, ये लग गया है निशाना। भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश 21 में कर रही थी वो नहीं कर पाई, अब पूरी तरह से आम झरझरा के गिर गया, कोई रोकने वाला नहीं। 21 में कोशिश कर रही थी, मतलब 21 में भी तो वही कोशिश थी ना, वो रह गया बंगाल वाली वो हो जाता तो शायद 21 में। आपको ये लग रहा है कि चलिए बंगाल में जो हुआ, लेकिन जो आप सौरभ जी कह रहे हैं कि 2024 में ये आइडिया होता तो इतने दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। नहीं, लेकिन उसमें ये भी तो होता है, आम पकता भी तो है ना, सीजन में ही तो। टीएमसी का असर बाकी दलों पे हो रहा है क्या? नहीं, टीएमसी का असर बाकी दलों पे नहीं, बाकी दलों पे तो पहले ही असर हो चुका है। टीएमसी की वजह से अब उनका जो रहा सहा था, वो कहते हैं ना कि कहीं आप धारा तेज है और रस्सी पकड़े, फिर लगता है नहीं ये बही जाएंगे, तो फिर कई बार आप ऐसे करते हैं ना, घर से कुछ सामान निकालते हैं, डर ऐसा है सर कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कह दिया है सर,
डर ऐसा है कि उद्धव पार्टी ने कह दिया, आदित्य ठाकरे ने ये कह दिया है अपने किसी बड़े नेताओं से कि अगर ये बिल महिला आरक्षण का बिल मानसून सत्र में आता है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी उसका समर्थन करेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी मानसून सत्र में। और आप ये कि टूटने से बचाने के लिए कि तुम एक बिल के लिए सांसद मत तोड़ो, हम समर्थन करेंगे। आदित्य ठाकरे ने कह दिया है कि हम समर्थन करेंगे अगर सरकार इसको लेकर आती है तो महिलाओं के हित में हम इसका संरक्षण करेंगे। तो अभी विरोध क्यों किया था फिर? नहीं तो अब समझ में आ गया है ना उनको। बंगाल चुनाव नहीं हुआ था ना सर, ये तो चीटिंग है लीडरशिप की सर चीटिंग है। तब बंगाल का चुनाव नहीं हुआ था ना, बंगाल चुनाव के बाद समझ में आ गया है ना उनको। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा हम क्या बात क्या बात कर ये सब बता रहा हूं मैं आपको। इससे आप समझिए हम भी जितने पॉलिटिकल मैथमेटिक्स के जितने इक्वेशन वो सब फेल हो गए और सचमुच ध्वस्त हो गए। ऐसा तो कभी मतलब दिखा ही नहीं, ये तो होता ही नहीं। और इसको यूं भी समझ लीजिए कि अगर कोई विपक्षी नेता ये कहे कि ईडी सीबीआई फलाना ढमाका, तो ये वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। ना कुछ नहीं है। ये जानबूझ के मैं कह रहा हूं क्योंकि ये समझना बहुत, ये वो है ही नहीं है। जितने पॉलिटिकल इक्वेशन थे वो ध्वस्त हो गए। बड़ी खबर समीर जी दे रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे। बिल्कुल, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट उसका समर्थन करने वाला है अगर सरकार उसको लेकर। मैं जोड़ रहा हूं ताकि उनके विधायक ना टूटे, सांसद ना टूटे। नहीं, लेकिन विजय चीटिंग। अरे सपा वाला तो बता दी, सपा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें जरा सा भी कोई सच्चाई है, क्योंकि जब वो खबर कल शाम को आई तो मैंने कुछ प्रयास किया। देखी ना खबर आपने? देखी मैंने, लेकिन इसलिए चर्चा नहीं की कि वो अफवाह जैसी है। अगर कुछ उसमें कुछ भी निकलेगा, और बाकी तो ये है कि भाई सबसे मिलते रहते हैं। अगर आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि हम जो है समर्थन करेंगे, तो जो मीटिंग की थी विपक्षी दलों ने अभी में, उसका क्या फिर रह गया कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं? अरे सर, तो महिलाओं के मसले पर एक साथ हैं, राजनीति थोड़ी करेगा कोई। आप नहीं, महिलाओं के मसले पर कोई राजनीति थोड़ी करेगा। राजनीति नहीं हुई थी। आमतौर पर इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का अपडेट आपको देते हैं, लेकिन इस वक्त देश में इतनी तेजी से डेवलपमेंट बदल रहे हैं पॉलिटिकल स्फेयर में कि उसकी बात अभी लगातार करना हमें ठीक ही लगा, क्योंकि और भी बहुत कुछ अभी आने वाला है। अभी बड़ी खबर हमने आपको ब्रेक से पहले ये बताई कि कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी के साथ पूरे दमखम के साथ अभी तक खड़े दिखाई दे रहे थे, उनके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बागी सांसदों और विधायकों को गद्दार कह रहे थे, ममता बनर्जी के घर हर बैठक में गए। अब उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी बहुत घमंडी है, अभिषेक बनर्जी और मुझमें से ममता जी किसी एक को चुन लें। ममता अभिषेक बनर्जी की बदतमीजी करने की आदत गई नहीं, और उन्होंने एक बार फिर सीनियर नेताओं के साथ, मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया। उनकी शिकायत यह है कि अभिषेक बनर्जी का फर्जी हस्ताक्षर वाला केस वो लड़ रहे थे हाई कोर्ट में, और उनको बताए बिना पहले एक उनसे बहुत जूनियर वकील को वो केस दे दिया गया, और उसके बाद रात को 12:30 बजे उनको फोन पर ये इन्फॉर्म किया गया कि अब आप इस केस में कोई तैयारी मत कीजिए, अब ये केस वही आदमी लड़ेगा जिसको हम अपॉइंट कर चुके हैं। उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी है, उनको ये इंसल्टिंग महसूस हुआ, और उन्होंने खुलकर ये कहा कि अभिषेक बनर्जी पहले भी ऐसा बर्ताव करते आए, मैं कोई डस्टबिन नहीं हूं, और अब मैं उनका केस तो लड़ूंगा ही नहीं, साथ साथ मैंने डेरेक ओब्रायन, जो कि एक और इनके साथी अभी ममता जी के साथ बचे हैं, राज्यसभा के सांसद कल्याण बनर्जी कह रहे हैं, मैंने डेरेक को फोन करके कह दिया है कि दीदी को बता दो कि मुझ में और अभिषेक में से किसी एक को चुन ले, अगर पार्टी में अभिषेक है तो फिर मैं नहीं हूं। अब सवाल यह है कि कल्याण बनर्जी का भी टूटना, फिर बचता क्या है ममता बनर्जी के पास? 29 में से 19 चले अभी कहें लोकसभा के सांसद, 80 में से 64 विधायक, इसके अलावा राज्यसभा के 13 सांसदों में से 3 के इस्तीफे हो चुके हैं, और उस घड़ी में कल्याण बनर्जी जैसा व्यक्ति भी अभिषेक बनर्जी के व्यवहार की खुलकर शिकायत कर रहा है। 6 महापौर का भी हो चुका है सर। किनका सर? 6 महापौर, मेयर भी चले गए। 6 महापौर, 6 मेयर जो हैं उनका इस्तीफा जो है वो हो चुका है। तो ये बड़ा सवाल है कि अब टीएमसी खंड खंड होकर जो बिखर रही है, इसका अंत आखिर कहां जाकर के होगा? अभी टीएमसी के कुछ और लीडर्स का जो है बयान वो अभी आने वाला है, वो आपको आ चुका है, वो मैं आपको सुना देता हूं। रिजू दत्ता ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे टीएमसी के, सबसे पहले छोड़ी थी पार्टी इन्होंने चुनाव के नतीजों की बात। सुनिए अब क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूरा पार्टी को खत्म कर दिया, पार्टी का नाम बदनाम कर दिया, पार्टी का इज्जत मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ पैसा 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 पैसा। अभी इनके साथ जो होगा वो होगा, आगे आने वाले दिन में इस व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं है। ये जो युवराज अभी युवराज को चक्की पीसने का टाइम आ गया है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से सारे एमपीज एमएलए अलग हो रहे हैं टीएमसी से, अपने ब्लॉक बना रहे हैं, 20 सांसदों का दल तो एनडीए को सपोर्ट करने के लिए भी जा रहा है। शायोनी घोष जैसी जो कि हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट बोलती थी, वो भी इस
लिस्ट में शायद शामिल है, ऐसा बोला जा रहा है कि वो भी है इसमें। क्या देखते हैं इस सीन को देखकर? 19 सांसदों का लिस्ट सामने आया है, जो लिस्ट मेरे पास भी है, उसमें सायोनी घोष ने साइन किया है। और पिछले दिन शाम को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के घर पे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के उपस्थिति में सायोनी घोष, माला राय और 2 और सांसदों का बैठक हुआ है। तो ये कोई छुपाया हुआ बात नहीं है, ये बात सबको पता है। और आज सुबह हावड़ा के 3 बार के सांसद प्रसून बनर्जी जी ने भी उस लिस्ट में साइन कर लिया है। 3 राज्यसभा के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। आज सुबह प्रकाश चिक ने दिया है। और मैं एएनआई के सामने बोल रहा हूं, और 4 राज्यसभा के सांसद इस्तीफा देंगे, जिनमें दोनों ने तो अपना मन बना लिया और 2 सोच रहे हैं, अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, इसलिए नाम मैं नहीं बता रहा हूं। ये पार्टी खत्म हो गई है, पार्टी खत्म हो गई है। और इस पार्टी का इस हाल के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। और ममता बनर्जी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों धृतराष्ट्र की तरह अपना आंख मूंद करके इस व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है, इसको प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। अभी ये तक चर्चा चल रही है कि शायद टीएमसी कांग्रेस के साथ में मर्ज कर जाएगी। नहीं, बोलिए। एलओपी जो बने हैं रितो पर, तो उनका साफ कहना है कि सवाल ही नहीं उठता है, हम सब तो शामिल ही नहीं है। नहीं, देखिए, टीएमसी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं कर सकती। मैंने भी ये सोचा था, फिर मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग का जो 29A जो रूल है, उसमें अगर एक पार्टी को मर्ज करना है किसी और पार्टी के साथ, तो एक तो पहले 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी। और पार्टी के जो स्तर के, हर स्तर के जो नेता हैं, वो विधायक हो, सांसद हो, या बाकी जो पोर्टफोलियो के नेता हैं, हमारे जैसे प्रवक्ता है, हम सबका संबोधन चाहिए होगा। अब देखिए, ये 2-3 बड़ी बातें बताई इन्होंने कहा, और इनके पास खबरें होती हैं, इनकी पहले बताई बातें सच हुई हैं। इन्होंने कहा सायोनी घोष और माला रॉय दोनों लोकसभा के सांसद हैं। माला रॉय कोलकाता दक्षिण से सांसद हैं। इन्होंने कहा इनकी मीटिंग हो, शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के साथ मीटिंग हो चुकी है। तो अगर ये कह रहे हैं तो ये बात सच हो सकती है। नाम तो चल ही रहे थे, माला रॉय का भी नाम चल रहा था, सायोनी घोष का भी नाम चल रहा था। ये दोनों लोकसभा से हैं, और वो कह रहे हैं 4 और अभी राज्यसभा में से इस्तीफे होंगे, बचे ही 10 हैं उनके पास। उसमें से 4 कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, 3 इस्तीफे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो 7 लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो जाएंगे। अब इनकी जो मैं बात कर रहा हूं कल्याण बनर्जी की, ये कल की तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये चिल्ला चिल्ला के ममता बनर्जी को का बचाव कर रहे थे, जब कुछ आम लोगों ने इनको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया और चोर चोर के नारे लगाने लगे, शुभेंदु चोर, शुभेंदु चोर, ये लगा रहे थे। जवाब में नारे लगा रहे थे। वो आदमी आज कह रहा है कि मुझ में और अभिषेक में एक आदमी को चुन लीजिए ममता बनर्जी से। वो विजुअल अगर है उसको जरा सा सुनाइए, 1 मिनट। कल जो, हाँ, इसको जरा सा सुना दीजिए। I have not commented. CIFF. I have not commented. Oh yes, you are. I have not commented. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না, সব শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না, অত পিন নন আপনারা। পাঠিয়ে দিয়েছি সব ব্যাড ব্লাড পাঠিয়ে দিয়েছি, সব ব্যাড ব্লাড পাঠিয়ে দিয়েছি। জয় বাংলা, আরে জয় বাংলা, জয় বাংলা। वो कह रहे थे सारा बैड ब्लड निकल गया, जो लोग गए ये गंदा खून था, निकल गया। अच्छी बात है, टीएमसी में अब अच्छे लोग बचे हैं। और आज ही 1 दिन के बाद कल्याण बनर्जी को याद आया कि मेरी तो बेइज्जती हुई। अभिषेक बनर्जी तो हर बार ऐसे ही करता है। ये हालात इस वक्त टीएमसी के बचे हुए हैं। जो रिजू दत्ता कह रहे थे समीर जी, उसमें कितनी सच्चाई है अभी कि 4 राज्यसभा के और निश्चित रूप से जाएंगे। सिर्फ 4 बचे रहेंगे जो बहुत करीबी ममता बनर्जी के, और अभी जिसमें राजीव कुमार को जिन्होंने भेजा, जो पूरे बंगाल का पुलिस कमिश्नर थे, जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे, डेरेक हो गए, जिनके लिए ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी, वो बने रहेंगे। कभी वकील, महिला वकील को जो उसको भेजा है वो बची रहेगी, डेरेक ओब्रायन बचे रहेंगे, और एक हाथ और है उनके जो राज्यसभा में, वो 4 से 5 बचे रहेंगे। बाकी सारे उनके 13 में से 8 के करीब चले जाएंगे। और लोकसभा की अगर बात करें तो 28 की जो स्ट्रेंथ है अभी इनकी लोकसभा के अंदर, उसमें से कहा जा रहा है कि 22 के करीब लगभग तय हो गए हैं, 6 बचे हुए।
तो 6 में से भी एक हाथ जाएंगे, 4 जो ऐसे हैं जो लोकसभा में जो ये दो नाम आपको ठीक लग रहे हैं, शालिनी घोष और माला? बिल्कुल बिल्कुल, माला राय का तो पहले से चल ही रहा था, और शालिनी घोष का जरूर बहुत आश्चर्य करने वाला है कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा प्रचार किया लगातार, उसके बाद कह रही थी राघव चड्ढा के बारे में जिस तरीके से उनका बयान आया था, वो कह रही थी कि ममता के साथ मैं रहूंगी, बुरे समय में साथ नहीं छोड़ूंगी। ये खबर मैंने अगर पढ़ी वो थी। जाती है तो जितनी बड़ी घटना कल्याण बनर्जी की जाने की होगी उतनी ही बड़ी बात। देखिए, ये खबर मैंने भी पढ़ी थी कि उनकी दिल्ली में बीजेपी के लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन अब ये तो रिजू दत्ता से कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अरे जो मर्जर वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, शत्रुघ्न सिन्हा जाते जाते लौटा है, वो पहुंच गए थे, बस उनको किनारे से खींच लिया, पकड़ के कीर्ति आजाद ने उनको खींच के लेकर आए। अब वो कब चले जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। एक मैसेज आया है अभी शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ही। मैं ये एक सेकंड कुछ खबर से दे रहा है, 1 सेकंड में आ गया। शायद हम दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं। ये आप बोल लीजिए, आप बोल दीजिए, वही बात है। नहीं, मैं तो सामने की पोस्ट पढ़ने जा रहा हूँ। क्या पोस्ट क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा जी की पोस्ट है, अभी 12 बजे की है। इन ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विशिंग आवर फ्रेंड एंड गाइड ऑफ सोसाइटी नेशन ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी बेस्ट विशेज ऑन कंप्लीटिंग 12 years in office, perhaps the longest tenure, फलाना फलाना फलाना। नहीं, अब इसकी खबर मैं बता देता हूँ कि जो मेरे पास मैसेज आया कि शत्रुघ्न सिन्हा जी की नाराजगी थी, तो संघ के किसी नेता ने बात की, फिर प्रधानमंत्री जी से उनकी बात करवाई गई। मतलब ये खबर है, मुझे पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, लेकिन ये मैसेज आया। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि आप तो बड़े नेता हैं हमसे, हमने तो आपके अंडर में काम किया है एक तरह से, और ये पार्टी आपकी है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम कभी बात नहीं करेंगे, अमित भाई तक ठीक है, मुझे लग रहा है मतलब पूरा मामला ये तारीफ किया उन्होंने, लेकिन देखिए इसकी शुरुआत में जो लिखा ना, इन ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हर्षवर्धन जी हम दूसरी तरफ खड़े हैं फिर भी कह रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की पोस्ट नहीं पड़ी मेरे पास, तो यहाँ तक मत रखिए, नीचे उसमें नीचे उन्होंने टैग किया है, वो यशवंत सिन्हा को किया, ममता ऑफिशियल को किया है, अरविंद केजरीवाल को किया है, संजय सिन्हा को किया। नहीं, मैंने वो शत्रुघ्न सिन्हा जी की वो नहीं देखा। मेरे पास ये मैसेज आया, मेरे पास ये मैसेज आया कि भाई ये बात हुई है, हमारी आपकी बातचीत, ये मैंने मैसेज नहीं देखा शत्रुघ्न सिन्हा, हमारी आपकी बातचीत बंद हो जाए तो बात शुरू करने का कोई तो तरीका निकालेंगे ना। भाई बातचीत ही बंद है ना। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये मतलब जब आप ये लिखते हैं तो और ज्यादा संदेहास्पद हो जाते हैं, और फिर लगता है कहीं लोग पकड़ न लें, तो इसलिए आपने यशवंत सिन्हा, ममता बनर्जी सबको टैग भी कर दिया। टैग करने से क्या होगा भाई, वो तो ऐसे भी एक्स पर है, सबको दिखाई ही देगा। मेरा मानना है कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी अब लग रहा है कि बहुत हो गया, अब इतनी शत्रुता मित्र मोदी के साथ न चल पाएगी, तो अब थोड़ा दूसरी तरफ जाने का वक्त, खामोश होने के बाद खामोश दूसरी तरफ होंगे। तो मेरा मानना है कि ये शत्रुघ्न सिन्हा जी का ट्वीट मैंने नहीं देखा था एक्स पर, लेकिन मेरे पास तो ये मैसेज आया कि भाई ये बात, सर नाम तो चल ही रहा था कि लिस्ट में उनका भी नाम है। अब जो मर्जर वाली बात है, इस पर एक दूसरी तरह से देखें, मतलब ठीक है बहुत लोगों को नहीं ठीक लगा, बहुत दूसरे लोगों को छोड़ दें तो शत्रुघ्न सिन्हा नेता के तौर पर और भाजपा में बाहर जाके ठीक है एक समय मोदी विरोधी हो गए, लेकिन कोई ऐसा वो काम नहीं किए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई ऐसा काम कभी ऐसी कोई बहुत खराब बात नहीं की भाई। हर आदमी अपनी राजनीति, क्यों कौन नहीं चाहेगा कि सत्ता में सौगत रॉय भी एक ऐसे सांसद है लोकसभा के जो अभी भी ममता जी के साथ खड़े हुए हैं, बहुत सीनियर आदमी है, और इनकी भी हुटिंग सब हो चुकी है लोगों के बीच में जाकर के चुनाव के नतीजों के बाद। हाँ, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना जरूरी है, विलय की बात अलग है, लेकिन कांग्रेस का अब हमें कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। अगर मगर में मैं नहीं जाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूं। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में देखा जाएगा। अब अगला बयान सुनाता हूं आपको। वो एक कहावत है ना कि जब आदमी की मान लीजिए नौकरी चली जाए तो पत्नी भी ताने देने लगती है, ऐसे ही कहते हैं ना सर? नहीं, फिर ये नहीं है। क्या है? तब ये है कि तब मटर छील देना होता है। हाँ, बस ये करना होता है। अब ये ममता जी के साथ हो रहा है, नौकरी चली गई, कमजोर हो गई, तो अब साथी भी जो हैं वो उलाहने दे रहे हैं, साथी उलाहने दे रहे हैं। संजय राउत उद्धव गुट के सबसे बड़े, उद्धव जी के बाद यही है। संजय राउत कह रहे हैं ममता जी को कभी कांग्रेस पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं था, ममता जी नाराज हो जाती थी कांग्रेस पार्टी की बात करो, वो कह रहे हैं। आज लेकिन जब सत्ता गई और हमले शुरू हुए तो सबसे पहले कांग्रेस की याद आई उनको, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि अब कांग्रेस में ही चली जाइए। मैंने कहा कि आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। होना चाहिए ऐसा। तो मैंने कहा कि आप, ये समय है
कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, बात चली है, बात चलती रहे। है क्या कि देश में दो लोग हैं जो बहुत दिल से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उनमें से एक सोनिया गांधी है और दूसरे संजय राउत है। उनसे कम फीलिंग नहीं आ रही अंदर से इनके, बिल्कुल नहीं। आप हंस रहे हैं इस बात पे सर, मैं इसलिए कह रहा हूं जब कोई नहीं बोलता था तब से बोल रहे हैं ये कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करो। सारे धड़े शिवसेना के, आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन के, उधर वो भी बीआरएस वाले भी कांग्रेस से निकले सर। सर वो भी सब लोग मिल जाओ। एक लाइन समीर जी बोल, लेकिन किसी दिन हिंदुत्व याद आ सकता है। अभी दिल की बात मत करिए। संजय राउत जी जिस पार्टी में हैं, उसके मुखिया उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने से छोड़कर वो सब को सब बना देना चाहते हैं। मतलब उद्धव जी जरा सोचें कि संजय राउत उनकी पार्टी में हैं, उनके लिए काम करते हैं, या वो भिन्न भिन्न दलों के लिए भिन्न भिन्न भूमिका। ये भी जोड़ दीजिए कि संजय राउत ही जिन्होंने बंटाढार उद्धव ठाकरे की पार्टी का कर दिया, सब कुछ लुटवा दिया जिस तरीके से उन्होंने किया पार्टी के अंदर। अब वो राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस का क्या हल करवा देंगे? आप सोच रहे हैं कितनी एब्सर्ड बात है, हो जाना चाहिए। ये कितनी एब्सर्ड बात है कि एक आदमी जिसकी अपनी पार्टी टूट गई, टूटने की, और अब जो बची है उसके बारे में भी टूट की खबरें आ रही हैं। वो कह रहे हैं बाकी कांग्रेस में मिल जाओ, तुम लोग सबको बचना है। तो आप किस में जाके मिलोगे? मिलेंगे ना, वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, ये मैसेज भी तो है। वो एकनाथ शिंदे में जाएंगे। अब आगे की खबर आपको और दिखा देता हूं। अब ये वो आपको मालूम है, मीनाक्षी नटराजन जो राज्यसभा की उम्मीदवार थी मध्य प्रदेश से, उनका एक नोटिस कोर्ट का आया हुआ था, वो उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं लगाया, तो उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था। महेश केवट जो थे तीसरे कैंडिडेट बीजेपी ने दिए हुए थे, और कांग्रेस के पास पर्याप्त नंबर थे, वो तो रिजॉर्ट में भेज रहे थे कर्नाटका में। उससे पहले ये सब कुछ हो गया और वो निर्विरोध जीत गए। अब उनकी जीत का ऐलान होना बाकी है। वो ऐलान आज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख होती है। ऐसे ही होता है ना सर कुछ। 3 बजे तक का 3 बजे के बाद फिर वो विनर डिक्लेयर कर देंगे। कांग्रेस पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग कराई। पहले तो सुन नहीं रहा था सुप्रीम कोर्ट, फिर अभिषेक मनु सिंह भी है, वो ले लिया गया मैटर। तो उन्होंने कहा साहब आप एक काम करो, नतीजा आज आ जाएगा, आप पहले रिटर्निंग अफसर के फैसले पर रोक लगा दो, सुन कभी भी लेना कि विनर डिक्लेयर ना किया जाए बीजेपी के कैंडिडेट को। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं ये तो हम नहीं कर सकते, आपका मैटर हम कल सुन सकते हैं। वैसे ही हम आपका मैटर अर्जेंसी में सुन रहे हैं, अब हम कल सुनवाई करेंगे, तब तक जो होगा वो होगा। वो कहते रहेगा कि भाई वो तो जीता डिक्लेयर कर देंगे दूसरे वाले को, फायदा क्या फिर? कहा नहीं, मैटर तो कल ही सुना जाएगा। इससे पूरी पिटीशन ही बदल जाएगी ना। हाँ, सब कुछ बदलना पड़ेगा उसमें। नहीं, सब कुछ नहीं बदल, पूरा बात ही बदल, वो तो इलेक्शन पिटीशन हो जाएगी। हाँ, अभी तो ये आरओ के फैसले पर, मतलब कंसिडरेशन पर हो सकता है कि इलेक्शन को लेकर, कल तो वो इलेक्शन पिटीशन के तौर पर। ये बताइए मुझे, ये कब ये याचिका कब खारिज हुई थी? परसों रात हुई थी। आज आप सुप्रीम कोर्ट गए हो, कल रात को 1:30 बजे। कल रात को 1:30 बजे गए ना, आपने पूरा एक दिन खपाया उसके अंदर। नहीं, कल वो इलेक्शन कमीशन के पास गए ना। यदि वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाते, कोई कानून था कि दोनों जगह नहीं जा सकते, दोनों जगह चले जाते? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते तो वो कहते हैं पहले आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। हाँ चलिए ठीक, मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन इतना तो वो जानते थे ना कि आज का ही टाइम है हमारे पास। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी ने एतराज जताया था, नथवानी साहब जो हैं, परिमल नथवानी जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं झारखंड से, कांग्रेस बीजेपी उनका सपोर्ट कर रही है। जब मीनाक्षी नटराजन के पर्चे में कमी आई, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने वहां ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि इनके नॉमिनेशन पेपर में भी कमी है, नाम गलत लिखा है और भी कई सारी बातें कि ये गलत है, इनका भी रिजेक्ट होना चाहिए। वो रिजेक्ट नहीं हुआ, उनको अगले दिन तक जवाब देने का मौका दिया गया। अगले दिन उन्होंने जवाब दे दिया, उसमें सुधार कर दिया, उनका नॉमिनेशन ओके हो गया। उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में गई रांची में कांग्रेस पार्टी। अब मजेदार बात सुनो, कैसे ऑपरेशन होते हैं कांग्रेस के। सलमान खुर्शीद को दिल्ली से भेजा गया, जाइए आप वहां जाके फौरन कोर्ट में खड़े हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नथवानी साहब के लिए। हाँ, नथवानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। सबको मालूम है 1 बजे तक कोर्ट बैठेगा, वहां कोई लोकल वकील थे, खुर्शीद साहब कोर्ट ही नहीं पहुंच पाए। सर मैंने आपसे कोर्ट ही नहीं पहुंच पाए भाई। मैंने आपसे एक बात पूछी थी, आपने उसको फिर से गलत समझा, और फिर आप कहिए कि साहब हर आदमी हमारे खिलाफ है। मैंने पूछा था ना, क्या नाथवानी साहब के लिए? आप इसको गंभीरता से लीजिए। आप सलमान पहुंचोगे, बयान सुन लीजिए, सलमान खुर्शीद का बयान सुनो।
सर रांची में वकील नहीं थे इनके पास? विद्वान अधिवक्ता चौहान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो सुबह 11 बजे से जूझ रहे थे, बहस कर रहे थे, जो कल गतिविधियां यहाँ थी उनका जवाब देने का प्रयास कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारा केस कितना मजबूत है। और इन्होंने पहले से ये भी संकेत दे दिए थे कि हमारा जहाज हमको लेकर यहाँ पहुंचेगा तो 1 बजे से पहले हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और इन्होंने प्रयास किया कि 1 बजे तक मामले को खींचे, लेकिन 1 बजे तक हम यहाँ पहुंच गए, पौन पर पहुंच गए, 12:30 बजे पहुंच गए, लेकिन उस समय तक केस को क्लोज कर दिया गया था और ये कहा गया कि अब हम कितना सुनेंगे, एक दफा हम आपकी बात सुन चुके हैं, अब हम और कितना सुनेंगे, उसको क्लोज कर दिया गया। अभी गलती तो कोर्ट की है, जब पता था कि ये दिल्ली से आ रहे हैं बड़े वकील, तो कोर्ट को फिर इंतजार करना चाहिए था ना। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस को अहमद पटेल जैसे रणनीतिकारों की बड़ी कमी महसूस हो रही होगी। वो बहुत चाह रहे होंगे कि जो अमित शाह जैसा कोई रणनीतिकार बन जाए आखिर उनके यहाँ पे, ताकि ये सब चीज़ें तो ना करें। इतने दिन से मामला चल रहा है, आपको भी पता क्या हुआ है, पहले से सोच लेते कि भेजना है, लास्ट मिनट पे आप ये करना चाहते हैं। तो नेचुरली अब पार्टी की जो स्थिति है वो स्थिति है, और उसी के कारण जो नतीजे आ रहे हैं वो भी कांग्रेस को उसी के कारण आ रहे हैं कि आखिरकार आपकी कोई रणनीति नहीं है, आप उसको संभाल नहीं पाते। लीडर ने कहा भाई इसमें आप इतना परेशान हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बीजेपी के पैसे बच गए, कांग्रेस पार्टी टूटने से बच गई। बोले 15 एमएलए टूटने वाले थे तो वो बच गया। आप उस बड़े मामले को देखिए, सीरियस नोट पर। झारखंड में नहीं, झारखंड मध्य प्रदेश में अब बीजेपी झारखंड में भी सर, झारखंड में भी इज्जत ही बचेगी। शत्रुघ्न सिन्हा भी क्या ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके बागी सांसदों के साथ जा रहे हैं, इस पर उनका खुद का स्टेटमेंट आया है, वो सुनते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा: मुझे लगातार बहुत अच्छी जीत हासिल करवाई, यानी मैं पहली बार दीदी के ही आमंत्रण पे, दीदी के ही निर्देश पे, दीदी के बुलाने पे, ममता जी के कहने पे मैं आसनसोल आया था। पहली बार में रिकॉर्ड मतों से वहां जीत हुई, देश में पहला उपचुनाव था, वो जीत हासिल की। उसके बाद दूसरी बार भी बहुत अच्छी खासी जीत हासिल हुई। इसलिए सबसे पहले मैं ममता जी का, तृणमूल कांग्रेस का और सबसे ज्यादा आसनसोल की जनता और बंगाल के लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और जब आभार प्रकट कर रहा हूं तो उसमें बताना चाहूंगा कि बंगाल के, चाहे मैं तो सर्वदल प्रिय व्यक्ति हूं, चाहे जिस पार्टी के लोग हों जिन्होंने वोट दिया हमें या जिन्होंने वोट नहीं दिया, मैं उनके लिए बराबर काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे, जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। अब रही बात ममता जी का, हमने जिक्र किया। ममता जी ने जब मुसीबत की घड़ी थी मेरी, यानी जब पटना का चुनाव, जो बहुत लोगों को पता है, पटना का चुनाव जब मैं हारा या हराया गया कुछ कारणों से, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। और अभी चंद साल पहले की बात है, 19 की बात है मेरा ख्याल है, और कोई सामने नहीं आया। एक ही महिला, एक ही नेत्री, एक ही नेता ममता बनर्जी मेरे सामने आई। सामने आया नहीं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उन्हें लगा कि मुझे इस सेशन में जाना चाहिए, कोई सेशन का गैप नहीं होना चाहिए तो यहाँ पार्लियामेंट में। इसलिए उन्होंने मुझे कहा चुनाव लड़ने का, और उनके आदेश को अध्यादेश मानता हुआ मैं आसनसोल पहुंचा। और पहली बार आसनसोल गया, कुछ लोगों की नजरों में कहते हैं ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। ये टीएमसी और ममता जी की वजह से और आसनसोल की जनता जनार्दन की वजह से हुआ। आई एम ग्रेटफुल टू देम। तो अब कहना ये चाह रहा हूं, कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं, चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टवादिता के साथ हूं। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूं या बदनाम हूं। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं। और बात यह है
कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं दो बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज चले गए हैं, तथाकथित बागी ग्रुप में आज शामिल हो गए हैं। कोई बात नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मेरे तो मित्रगण हैं, और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ जुड़ने को कहा, आने को कहा, या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा, मैं उनका आभारी हूं। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐलान कर दिया कि वो ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, आज मैं उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो उन्होंने अपनी सिचुएशन क्लियर की, बहुत अच्छी बात है। अब बल्कि हम तो तारीफ करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की, एक स्टैंड लिया उन्होंने। आज बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, रोज एक नया इस्तीफा, रोज एक नया नाम। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ साफ कम से कम कहा कि मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। जी त्रिपाठी जी। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरह की बात की है, तो मुझे लगता है कि अभी के समय में ये सुनना बड़ा सुखद है। अच्छा लग रहा है सुन के। मतलब कुछ भी हो, ये सुखद है, और किसी भी व्यक्ति का कम से कम ये वाला चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये अच्छा है। ये किसी भी तरह से कहें, वो 19-20 लोगों की सूची घूम रही थी, ये शांत थे, फिर कहा जा रहा है कुछ लोगों ने इनसे बात की, लेकिन जो भी वजह हो, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते, सदाशयता दिखाते हुए भी ये कह रहे हैं कि ममता जी ने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया, मैं बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ सकता, तो जरा ये सोचिए, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, ये तो बड़े स्टार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सितारा प्रचारक, अटल जी की सरकार मंत्री, गिने चुने ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो और नाम हैं उनमें से 10 तो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस में, यानी जिनकी पॉलिटिकल औकात वो ममता बनर्जी ने बनाई है, आज वो भी छोड़कर भाग रहे हैं। और मतलब ये जरा सोचने की बात है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सुखद है आज के समय में, जब कोई किसी जमीन पर एक सेकंड के लिए, मतलब हर जमीन लगता है कि ये भुरभुरी जमीन है, टूट के गिर जाएगी, वहां कोई आदमी स्ट्रांग ग्राउंड पे खड़ा है, तो फिलहाल तो ये अच्छा लग रहा है, प्रशंसनीय। ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल एक स्टैंड लेने वाली ये बात है। अच्छा, कल से लंबे समय तक बीजेपी में रहने वाले नेता, कल एक बात और चल रही है लोगों के बीच में कि ममता बनर्जी ने की दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को सांसद बना दिया। शालिनी घोष, शताब्दी रॉय, एक वो देव करके कोई चल रहा है नाम, मैं तो नहीं जानता हूँ, वो भी शायद कलाकार हैं, टॉलीवुड के हीरो हैं वो। हाँ, हीरो हैं, उनका भी नाम जो है उधर ही चल रहा है। उस पार्टी में हैसियत सिर्फ ममता बनर्जी की थी ना, ममता बनर्जी ही उस पार्टी का सब कुछ है। ममता बनर्जी खड़ी है तो पार्टी है, नहीं खड़ी है तो नहीं पार्टी है। तो अब तो भाई वो जिसको खड़ा कर देती है उस वक्त, जब उनकी सारी साथ चल रहा था, सारी पार्टीज करती हैं। कांग्रेस ने गोविंदा को खड़ा किया, उन्होंने उसको क्या नाम है, सनी देओल को किया, नहीं विनोद खन्ना, और वो लोग तो फिर भी सीरियस नोट पर वो लोग रहे हैं। सर एक अंतर है ना, ये जैसे अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ये तो पक चुके हैं नेता के तौर पर। हाँ, वही कर रहा हूं, वो लोग नहीं है ना। हाँ, इनकी मजबूरी समझिए। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में रहे, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें मंत्री नहीं बनाया, उसके बाद से जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते हैं, जो सार्वजनिक रूप से कहता रहा है कि अटल बिहारी बहुत बेहतर प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी से अटल बिहारी ज्यादा अच्छे थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का ऐसा नेताओं को वापस लेकर उनको जरूरत नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा की। 28 में से 22-23 सांसद आ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ना है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है कि एक आदमी ने तो स्टैंड लिया ममता जी के लिए। वो भी जानते हैं कि वो पटना से आते हैं, बिहार से आते हैं, बिहार में हम शत्रुघ्न सिन्हा की कुछ नहीं है। आप चुनाव लड़के रविशंकर प्रसाद, टीएमसी में क्या है फिर बता दीजिए आगे उनका, टीएमसी में क्या भविष्य है? क्या है? कोई नहीं है, लेकिन भाजपा भी नहीं है ना। नो, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर छोड़ना ही होता, टिकट मिलेगा टीएमसी मतलब सर संघर्ष ही है आगे सर। वो कांग्रेस में चले जाएंगे ना, अब वो आगे की बात है, लेकिन अभी उन्होंने कहा मैं टीएमसी के साथ, मतलब टीएमसी से छोड़ के कांग्रेस में संघर्ष करेंगे।
नहीं, देखेंगे उस समय बीजेपी में इनके दरवाजे बंद हो चुके, बीजेपी में कभी नहीं आ सकते। वो इस बात को बीजेपी में जानते तो हैं। वो लोग जा भी नहीं रहे, वो भी सेपरेट। सर अब कहाँ जा रहे पता है सर, वो बीजेपी में जाए, अलग गुट बनाए, वो तो है बीजेपी का हिस्सा है। आने वाले चुनाव कहाँ से लड़ेंगे लोकसभा का? अच्छा, एक खबर और है आज की, टीएमसी के बीच जो ये संकट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने आज एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है नई दिल्ली में। कांग्रेस के हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में एआईसीसी के सारे जनरल सेक्रेटरी, सारे राज्यों के प्रभारी, सारे राज्यों के अध्यक्ष, सबको बुला लिया है। मतलब ये इससे बड़ी बैठक क्या ही होगी, और सीडब्ल्यूसी होती होगी इससे बड़ी। ये बड़ी बैठक नहीं, सीडब्ल्यूसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा संगठन के पूरा ही संगठन आपने बुला लिया। खड़गे साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे। पहले कल होने वाली थी, फिर आज का तय। इस मीटिंग में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। ये और अब ये टीएमसी विलय सब बातें पता नहीं ये इसमें डिस्कस होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल बैठक कांग्रेस पार्टी आज बुला रही है, और इमरजेंसी बैठक कह के बुला रही है। पर इसका मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया। इसको ये मत समझिए, ये जो आप मतलब हम लोग लाइन देते हैं कांग्रेस ने दी है कि देश की स्थिति में नहीं, मतलब कांग्रेस बहुत बड़े राजनीतिक फैसलों पर विचार करने के लिए संगठन के तौर पर ये बैठक कही जा सकती है। इतनी अर्जेंटली क्यों? अर्जेंसी किस चीज की हुई? नहीं, यो भी जैसे आप टीएमसी की चर्चा कर रहे हैं, या और देश भर की जो पार्टियों की बात हो रही है, छोटी बड़ी पार्टियों की, या कैसे ये पूरा एक आमूलचूल परिवर्तन क्या किया जा सकता है। ये नीट पर प्रदर्शन करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना देने के लिए तो बैठक नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं। मैं तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कब कांग्रेस की बैठक इस तरह से हुई हो कि संगठन अधिवेशन जो होता है ना, वो इससे बड़ा का अधिवेशन तो बड़ा होता वो तो रेगुलर वाला होता है। ये ठीक है कि ये इंपॉर्टेंट बैठक उन्होंने बुलाई है। कांग्रेस का अधिवेशन तो रेगुलर बैठक है, उसमें कुछ वो बात क्या करेगी आगे जब 2029 के चुनावों में जाएंगे तो उससे पहले क्या क्या 2029 के चुनावों के लिए नहीं है, ये तो बहुत अर्जेंट मीटिंग। इस बैठक को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बैठक उस दौर में हो रही है जब क्षेत्रीय पार्टियां भरभरा कर गिर खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने बार बार ये कहा जाता था कि लड़ता कौन है, क्षेत्रीय पार्टियां लड़ती हैं, कांग्रेस तो लड़ नहीं पाती है। ये एक परसेप्शन बीजेपी ने बनाया और कांग्रेस उस ट्रैप में आई भी, ऐसा नहीं कि नहीं आई। क्षेत्रीय दल उस वजह से कांग्रेस पार्टी को हमेशा कमजोर करने की कोशिश करते रहे। अब जिस तरह के परिणाम आए, भले बिहार में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अब तो बीजेपी का बाकायदा चीफ मिनिस्टर हो गया, लेकिन कांग्रेस खुश होगी क्योंकि तेजस्वी कट्टू साइज हो गए। और अब पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, ये उनके लिए एक तरह से कहें कि रिवाइवल का बड़ा मौका है। इस बैठक को आप ऐसे देखिए, हमारी वापस आती जमीन को हम कैसे और स्ट्रांगली रिक्लेम करें, रिक्लेमिंग द ग्राउंड। जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, केसी वेणुगोपाल, उनका पोस्ट है, एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज इन चार्जेस एंड पीसीसी प्रेसिडेंट्स विल बी हेल्ड टुमारो। अर्जेंसी क्या है? मैं वो अर्जेंसी समझना चाह रहा हूं। क्या वजह है कि आप देश भर के अपने सारे अध्यक्षों को बुलाए और अर्जेंट खुद कहें कि अर्जेंट है? नहीं, अर्जेंट तो है ही ना भाई। अगर आप इस वक्त की स्थिति देखें, आपको इसी वक्त तो तय करना है ना, ममता बनर्जी के साथ आप कैसे व्यवहार करने जा रहे हैं, कैसे टैकल करने जा रहे हैं उनको। आप दूसरी जो रीजनल पार्टी हैं उनके साथ कांग्रेस कैसे व्यवहार करेगी, छोटी पार्टियों को कैसे लेके चलेंगे, या उनको कैसे अपनी टर्म कंडीशन पर लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अर्जेंसी वो जो एक्स पोस्ट में दिख रही है वो तो पिछले कुछ समय से, और एक तरह से कहें तो कांग्रेस पार्टी को साफ साफ दिखता है कि अब ये लड़ाई एकदम बीजेपी बनाम कांग्रेस है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो सिर्फ पिछलग्गू बनकर एक दूसरे के सामने साथ रह सकती है। इसके अलावा कोई बड़े फैसले को लेकर ये बैठक कोई बड़ा निर्णय लेना, कई सारी चीजें हो सकती हैं। मध्य प्रदेश का जो राज्यसभा का चुनाव है, जो कुछ हुआ उसमें रिएक्शन, उसमें कांग्रेस का रिएक्शन कैसा था, कांग्रेस के लोगों का रिएक्शन कैसा था। अगर आप झारखंड का देखें तो उसमें क्या कांग्रेस ठीक से उसको उठा पाई, बहुत सारी चीजें होंगी। बाकी ये भी जो आरोप लगते हैं कि तेलंगाना में क्या हुआ या तो वहां से कैसे जो है वो सूचना आई, बहुत सारी चीजें कैसे हो गई, लीक कैसे हो गई, जिस पे कांग्रेस का, तो बहुत सारी चीजें होंगी और आगे की रणनीति भी होगी कि किस तरह से इस तरह की चीजें कांग्रेस में अवॉइड हो। और आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग भी चल रही है दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उसमें भी देश भर के सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए हुए हैं। तो उसकी भी एक बात आज कर लेते हैं कि ये भी सालाना होता है सर, ये सालाना होगा। कल एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स के साथ, कल एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। कांग्रेस पार्टी के एक सहयोगी और एक मुख्यमंत्री ने 10 जन पर जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की है। वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। विजय और डीके शिव कुमार, विजय आए कल दिल्ली, ये पहली मुलाकात हो रही है चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में इनकी। इससे पहले इनको बीच में आना था, आए थे, उस बार मुलाकात नहीं हो पाई। खबर आई थी कि समय मैच नहीं कर पाया राहुल गांधी को और विजय का। प्रधानमंत्री जी से मिलकर गए थे, प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। अब आए तो राहुल गांधी से और इनसे मिले हैं। डीएमके वाले भी देख रहे होंगे तस्वीर ये, और बीजेपी वाले खुश हो रहे होंगे कि डीएमके वाले हमको दे गए झोली में डाल के 22 सांसद ये। तो दूसरे डीके शिव कुमार आए मुलाकात करने के लिए। तो
डीके शिव कुमार काफी प्रसन्न लग रहे हैं। आमतौर पर प्रसन्न होना नहीं चाहिए, उनकी थे। कैबिनेट में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे विरोध चल रहे हैं, तो चलता रहता वहां पे ये हो रहा है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो, कोई कह रहा है कि मैं नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, तो ठीक सर मैंने तो एक वीडियो देखा, अभी वो है नहीं मेरे पास, तो आप बस समझ लीजिए मैं जैसे कह रहा हूँ ऐसे ही है। वहां सेब खाने वाला, ये शिमला के आदमी बोले सेब खाने वाला। इनके कार्यकर्ताओं के बीच में है डीके शिव कुमार, सेब उठाया, एक बाइट लिया फेंका, दूसरा सेब एक बाइट लिया फेंका, प्रसाद बांट रहे थे ऐसे बाइट कर करके शबरी की तरह प्रसाद बांट दिया। वो दूसरा प्रसाद दे रहे, वो चुनावों में देते हैं वो। लेकिन इस फोटो को भी आप देख सकते हो। कौन से वाला टीवी में बताइए, कौन से वाला? नहीं, वो कुछ यूं कह रहे थे ना, ऐसे किया था सर आपने तो उनका सिर्फ सेव का देखा है, मैंने तो उनका वो भी वीडियो मतलब देखा है जब ये विधायक थे और जीते तो उसे नोट अपनी गैलरी से अपने कार्यकर्ताओं को उड़ा रहे थे गैलरी से, और कार्यकर्ता नोटों के लिए लड़ रहे थे। अब वो नोट तो नहीं फेंक सकते मुख्यमंत्री के रूप में, तो अभी वो सेव से काम चला रहे हैं। देखिए वो आप कह रहे हैं कितना बड़ा आदमी है राहुल गांधी जी, देखिए कितने विनम्रता के साथ खड़े हैं। ये फोटो बड़ी अच्छी मैं ये कह रहा हूँ कि ये फोटो तीनों मुस्कुरा, कुमार साहब, मतलब डीके शिव कुमार हैं और 3 लोग हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं। तो ये कांग्रेस के साथ की पिक्चर है या गांधी परिवार के साथ की? क्योंकि खड़गे साहब तो इसमें नहीं है। सर ये सोनिया जी और प्रियंका, ये सोनिया जी और प्रियंका जी को धन्यवाद देने वाली पिक्चर है। ठीक है, मैं तो जानने की आज जो इन्होंने किया है, ये जो अक्सर इतनी मासूमियत सर गांधी परिवार के अलावा और भी कुछ है? नहीं मैंने कहा इसमें सर आप अलग अलग सर मैं तो आगे मैं कह रहा हूँ वो सोनिया जी को थैंक यू बोल रहे हैं। बिल्कुल सोनिया जी ने उनको 10 जनपद का फोटो है, सोनिया जी की वजह से वो बने हैं। ठीक है, मैं जानने के लिए पूछ रहा था। चलिए सर आगे बढ़ते हुए अब कुछ आपको दुनिया का अपडेट दे देते हैं सर, क्योंकि दुनिया में जंग शुरू हो ही गई, रोज करते 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 ट्रंप साहब ने कल ठान ही लिया कि खत्म करो। अब मिडिल ईस्ट में जंग के बादल बरस रहे हैं, अब केवल बादल उमड़े हुए नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़ा हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से के नजदीक के इलाके मिनाब, इस्फहान और केशम द्वीप पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की कल ट्रंप ने। अमेरिका ने इस्फहान पर सबसे घातक वार किया और ईरान के सबसे अहम इंडस्ट्रियल मिलिट्री हब्स में यहां पर हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक किया है। खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को उसने निशाना बनाया। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, ये देश मारे जाते हैं। मिसाइल मारता है इजराइल और ट्रंप, और ये लोग मरते हैं। इसके साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरीके से बंद कर दी है और चेतावनी दे दी है कि एक भी जहाज यहां से निकलने की कोशिश करेगा तो उसको हम तबाह कर देंगे, क्योंकि अभी तक कुछ एक शिप्स दोनों से इजाजत लेकर के अमेरिका से, ईरान से निकल ही रहे थे। ईरान की इस धमकी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। क्रूड ऑयल की कीमत अब $95 पर बैरल पर आ चुकी है। कल तक शायद 88 करीब था, 95 पर आ चुकी है एक दिन के अंदर। मिडिल ईस्ट में आप यूं कह सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है, और वजह वो आदमी जो अब आपकी स्क्रीन पे आने वाला है मेरे बाद। Now look, I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And it was just tap, tap, tap. I don't know what they're doing. We're really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. ट्रंप कह रहे हैं हमको बेवकूफ बना रहा है ईरान, हम डील करने के इतना क्लोज हैं, बस साइन करना है। उन्होंने, समय नहीं आपको पूरा इंटरव्यू भी नहीं सुना सकता मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, उन्होंने कहा बस साइन करना है, सारे समझौते हो चुके हैं। उन्होंने कहा ऑल नेगोशिएशन इज डन। और वजह ट्रंप की इस हमले की असल वजह जो रिपोर्ट की जा रही है वेस्टर्न मीडिया में वो ये है, ये हेलीकॉप्टर गिरा दिया ईरान ने, उनका वो वजह नहीं है, वो तो बहाना है। वो तो उसके बारे में उसके जस्ट बाद ट्रंप ने कहा ही था कोई बात नहीं, हमारे पायलट तो बच गए, ये सब कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमला किया। 2 हफ्ते से इनको ईरान टहला रहा है। 2 हफ्ते से ट्रंप का प्रपोजल ईरान के पास है और वो पलट के जवाब भी नहीं दे रहा है, ना कतर के थ्रू ना पाकिस्तान के थ्रू। और ट्रंप इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आ गए। उन्होंने कहा जब सब कुछ हो चुका तो साइन करो, और वो साइन कर नहीं रहा, तो इन्होंने उसको थोड़ा जगाने के लिए ये मिसाइलें मारी है, ऐसा कहा जा रहा है सर। बिल्कुल ठीक बात है। और वो आपको ध्यान है कि उन्होंने ये तक भी कहा कि भाई मैं तो अब मीटिंग करूंगा तो गर्व महसूस करूंगा मुस्तफा के साथ बातचीत करने के लिए, और वो लगातार अपनी कई कोशिशें कर चुके हैं और अब शायद फ्रस्ट्रेशन में भी आ गए हो। जिस तरह से उन्होंने बोला है ना कि वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं, और उन्होंने उसकी वजह कि कई राष्ट्रपति वो बेवकूफ़ राष्ट्रपतियों के साथ डील करते रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि वो दबाव उन पर बनता जा रहा है इस बात को लेकर, लेकिन कोई रास्ता निकल भी नहीं रहा।
पर उसमें वो ये भी नहीं चाहते कि ये दबाव के आधार पर ही डील हो जाए कि भी लगे कि ट्रम्प साहब झुक गए हैं, ये तो उनको मान के ही चलेगी। ये तो कह रहे हैं कि ये हमला करके वो दबाव में लाके ईरान को साइन करा लेंगे, ऐसा वो समझ रहे हैं। हाँ, ऐसा वो समझ रहे हैं, लेकिन ईरान ऐसा है नहीं। ईरान ऐसा है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि किस तरह से होगा। ये ऐसे ही चलेगा जब तक कि कुछ बहुत जब फाइनल डील होने बहुत सारी, लेकिन अब ईरान अगर अब ट्रम्प इतना दुनिया पे तरस खाए अगर कि कम से कम अब इसके बाद ना करे स्ट्राइक। क्यों एक राउंड कर लिया। ट्रम्प कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है 4.2 हो गया है अमेरिका में, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तो इन्फ्लेशन पसंद है। वो कहीं रोकने के मूड में, आई लव इन्फ्लेशन। हाँ, आई लव इन्फ्लेशन, तो बढ़ता है तो बढ़ जाए। दूसरा पर दूसरी चिंता ये है कि जो भारतीय जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जी, वो तस्वीर दिखा दीजिए। आज भी एक भारतीय जहाज पर खबर बता दूं फिर। नहीं, उसमें व्यूअर, अब वो आज की जहाज की तस्वीरें होंगी आपके पास आगे। ओमान वाले 2 दिन में दूसरा, 2 दिन या 3 दिन में दूसरे जहाज पे हमला हुआ। तीसरे जहाज पे, अब मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। तीसरे जहाज पे हमला हो गया, एमवी जलवीर पे। एमवी जलवीर की बात कर रहा हूँ। दूसरा है। 3 जहाज इस वक्त जो खबरें हैं वो ये है कि 3 जहाज जिस पे भारतीय क्रू हैं, 3 जहाजों पे हमले हो चुके हैं। अच्छा, नहीं, एमवी जलवीर की खबर तो आई थी, वही मैं बता रहा हूँ। कल कैल्बो था एक जहाज, दूसरा एमवी जलवीर है, एक उससे पहले हुआ, एक साथ पहले हुआ था, एक पहले हुआ था, काफी पहले हुआ था। तो 3 जहाज अभी ये 2-3 दिन में दूसरे जहाज हुआ और दोनों पर अमेरिका ने हमला किया है। 3 दिन में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। वो सेतबेल्लो था जहाज, सेतबेल्लो जो जहाज है उसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। और भारत ने कल एक डिमार्च इशू किया है यहाँ दूतावास में से किसी को बुला करके, चादी अफेयर्स को, अमेरिका के जो चादी अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया, और उसमें जो भारतीय एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे जहाज को क्यों निशाना बना रहा है अमेरिका? वो कह रहा है कि ये जहां हमने यहाँ पे जो है ब्लॉकेड रखा है, और जो भी जहाज ब्लॉकेड को तोड़ेगा हम उस पर हमला करेंगे। मोदी जी के मित्र हैं, लेकिन मोदी जी उनके डियर फ्रेंड हैं, वो इसी दोस्ती निभाते हैं ट्रम्प साहब। नहीं, ये पहला स्टेप होता है कि आप दूतावास से बुला करके डांट लगाते हैं, वो तो काम किया भारत ने। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से किया, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर दबाव बनाकर अब हमला शुरू कर दिया, ईरान आपसे बातचीत नहीं कर रहा, आप कह रहे हो साइन होना बाकी है, तो दबाव के लिए आप हमला करोगे। हमला हो गया, स्टेट ऑफ हार्मस फिर बंद कर दिया उसने, फिर 10 दिन बंद होगा, एक भी जहाज नहीं निकलेगा, फिर दुनिया में क्या स्थिति होगी? उसमें और भी हो रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि अब मैं अपने जहाजों को चोरी छिपे लेके जाऊंगा, मतलब वो कह रहा है हम तो कितने मिलियन बैरल तेल निकाल चुके हैं ईरान को, चोरी छिपे निकाल रहे हैं। दरअसल इसमें मसला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि भारत के जहाज भले न हो, लेकिन सबसे ज्यादा जहाजों पर भारत के लोग काम कर रहे थे। और जिस जहाज पर हमला हुआ था, जिसके लिए अमेरिकी उसको बुलाया गया, वो जो दूतावास को, तो उसके पीछे भी वजह यही थी कि हमारे वहाँ जो नाविक हैं, जो क्रू के लोग हैं, वो वहाँ शामिल हैं। अब ये एक सचमुच बड़ी विचित्र स्थिति होगी, क्योंकि अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग कंपनियों के लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं और उस रास्ते से गुजरेंगे तो हमले हो रहे हैं। अब भारत को इसके बीच में डिप्लोमेटिकली क्या करना है, ये थोड़ा एक संकट का है, जिसमें जिसको बेस्ट पॉसिबल वे है वो कोशिश होती है। बहुत शुक्रिया, आज इतना ही समय था। हर्षवर्धन जी आपका, विजय जी, राहुल जी आपका, समीर जी धन्यवाद बहुत। कल फिर मिलेंगे 1 बजे आपसे।